बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए शानदार दिन और एक बात कहूं तो इसलिए भी शानदार क्योंकि ये पूरी की पूरी तेज़ी स्क्रीन पर प्ले हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि आप ले नहीं पाए, कोई गैप अप हो गया, उसके बाद आपको लगा क्या करें। मार्केट ने ना तो गैप अप दिया, इनफैक्ट इंट्राडे में तो आपको 150 पॉइंट से ज़्यादा की डिप दी, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट से ज़्यादा की डिप दी और उसके बाद मार्केट ने एक वन वे रिकवरी दिखाई फिर से। और देखें एक बार फिर से मिड कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस, फिर से मैसिव आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर। और जो सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग चीज़ है वो है निफ्टी बैंक, 1.3%, यानी कि मार्केट की लीडरशिप पॉकेट चलने को तैयार है। बहुत कुछ है डिस्कस करने को और थर्सडे से हम लगातार एक व्यू लेकर आए हैं कि अब इस मार्केट में शॉर्ट ट्रेड पूरी हुई और थोड़ा सा फोकस अब लॉन्ग ट्रेड पर करने का समय आ चुका है। इन सब पर बातचीत होगी। श्रेया है मेरे साथ शो में। श्रेया, गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। ईरान पर ट्रंप की डेडलाइन से पहले डेडलॉक खत्म होने की उम्मीद में दौड़ा बाजार। निचले स्तरों से शानदार रिकवरी, निफ्टी 150 पॉइंट से ज़्यादा चढ़कर 22,900 के करीब। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, L&T भर रहे हैं जोश। साथ ही बैंक निफ्टी भी 700 पॉइंट उछला। उधर मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी रिकवरी। ईरान ने माना यूएस के साथ सीज फायर पर हो रही है बातचीत। कहा पाकिस्तान के प्रस्ताव की समीक्षा जारी, लेकिन अस्थायी सीज फायर से किया इनकार। कहा धमकी और दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, स्थायी युद्ध विराम के बदले नहीं खोलेंगे होर्मुज। अच्छे बिजनेस अपडेट से सरकारी बैंकों का जोश हाई। सेक्टर इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर, 2% से ज़्यादा चढ़े इंडियन बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। PSU बैंक इंडेक्स के सभी 12 शेयरों में मजबूती। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और ChatGPT पड़े सटीक। अच्छे बिजनेस अपडेट से 3 से 4% चढ़े बैंक ऑफ बड़ौदा और RBL बैंक। साथ ही स्पॉटलाइट, टाइटन और एक्सिस बैंक चले। उधर मजबूत चार्ट से चला अदानी पार, लेकिन कमजोर चार्ट से चलते डिवीज और SBI कार्ड फिसले। बिजनेस अपडेट के बाद दौड़ा ट्रेंड। शेयर करीब 7% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। चौथी तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ 20% रही, तो वहीं कंपनी ने वेस्ट साइड के 22 नए स्टोर और जूडियो के 109 नए स्टोर खोले। ओके, चलिए शो की शुरुआत करेंगे। एक बार जरा लेकर आइए आप इंट्राडे चार्ट निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और एडवांस डिक्लाइन का। ये है निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। 22,543 तक गए हम और वहाँ से शानदार रिकवरी। निफ्टी बैंक में हम 51,111 तक गए। दोनों केसेस में गिरावट जरूर आई, लेकिन थर्सडे के लो के काफ़ी ऊपर। और एडवांस डिक्लाइन देखिए किस तरीके से ऊपर आया। सबसे इम्पोर्टेंट जो आप चीज़ें, 2-3 चीज़ें सुन रहे थे, जो हेडलाइन बन रही है वो ये है कि ईरान और यूएस के बीच जो युद्ध विराम की खबरें हैं उनकी वजह से अब बाजार में तेज़ी आई है। अब उसमें इशू क्या है, अब ईरान अड़ गया है और बहुत क्लियरली साफ साफ बोल रहा है। उन्होंने साफ बोल दिया कि अस्थायी सीज फायर में मैं हॉर्मुज नहीं खोलूंगा। सीज फायर होना तो परमानेंट होना है, उसी में हॉर्मुज खुलेगा। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं बताऊं आपको, डोनाल्ड ट्रंप की खींच, उनकी जो गाली गलौज करने वाली ट्वीट्स थी, वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन कर रहे थे कि अब वो काफ़ी पीछे पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा वैसे भी श्रेया, बाजार ने वैसे भी गिरना जो है ना वो बंद कर दिया था। अगर आप देखें, गुरुवार को हमने इस बाज़ार में टेक्सचर चेंज की एक बात की थी और आज सुबह भी यही नज़रिया था कि अगर बाज़ार में बड़ी गिरावट आई तो वो ख़रीदारी का मौका होगा। और इनफैक्ट सुबह जब वो बड़ी गिरावट आई तो वो नज़रिया भी वही रखा भी गया। और बाज़ार में बॉटम जो है ना वो ऐसे ही बनते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, ख़राब खबर के साथ। अच्छी खबर के साथ नहीं बनेंगे, ख़राब खबर के साथ, गैप डाउन के साथ, जो कि थर्सडे को हुआ। आज तो सिर्फ एक कंफर्मेशन मिला है उस थ्योरी को। असली खेल थर्सडे को हो चुका है, जब आपने पिछली सीरीज़ का लो तोड़ा, मार्केट उसके नीचे गया, सबके स्टॉप लॉस काटे मार्केट ने और उसके बाद मार्केट ऊपर आया और उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाई। और एक और अच्छी चीज़, अब ये बाज़ार जो है ना ये बाय ऑन डिप्स का बन चुका है। डिप्स आ रहे हैं धीरे धीरे। ये मार्केट शायद आपको डिप भी देना बंद कर दे, लेकिन अभी तो खैर डिप्स आएंगी और बड़ी डिप्स आएंगी। अभी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम वन वे चलेगा, बड़ी डिप्स अभी भी आएंगी।
आज रिलायंस पे इतनी बड़ी गिरावट हुई, उसके बावजूद मार्केट चला। और सुबह से हमने ना इतना फोकस किया था इस बात पर कि मार्केट वीक नहीं है, सिर्फ एक स्टॉक वीक है, रिलायंस रिलायंस रिलायंस। और सिर्फ रिलायंस की वीकनेस थी जो मार्केट को थोड़ा सा अखर रही थी, अदरवाइज एक्स ऑफ रिलायंस मार्केट ने स्ट्रांग होना शुरू कर दिया था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था एडवांस डिक्लाइन। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप किस तरीके से आज एडवांस डिक्लाइन मजबूत था। मिड और स्मॉल कैप ने सबसे पहले आज रिकवरी दिखाई, और अब तो एडवांस डिक्लाइन का गैप देखिए आप, 3:1 से बेहतर एडवांस डिक्लाइन है। और बैंक निफ्टी की अगुवाई में बड़ी रैली हुई, ये भी अपने आप में श्रेया एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। राइट, पॉजिटिव है। और स्क्रीन पे दिख रही है सर, आज के सत्र में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी ओवरऑल मार्केट में। निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी देख लीजिए, ब्रेथ की आपने चर्चा की, ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छी खासी खरीदारी। आपने कहा थर्सडे से आप पॉजिटिव हुए थे, राइट? मैं थी उस वक्त, आपने थर्सडे भी हमने देखा कि निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। और कल देर रात आई उस पोस्ट के बाद भी, डोनाल्ड ट्रंप के बाद भी आपने कहा था कि आज मार्केट में आप बाई कीजिए। 9:30 मार्केट में एक तगड़ा डिप देखा हमने, काफ़ी करेक्ट हुआ था उस वक्त भी कहा आपने बाई कीजिए। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया सर, और ये कॉन्फिडेंस अब किस ओर ले जाएगा हमें? मार्केट यहाँ से कैसे आगे बढ़ेगा, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए श्रेया, मैं ना एक चीज़ बताऊँ, मैं मार्केट का स्टूडेंट हूँ। मुझे मार्केट जो कहता है ना, मार्केट मेरा बॉस है, मेरा बॉस है मार्केट। मार्केट अगर मुझे कुछ कहेगा तो मैं उसको क्वेश्चन नहीं करता फिर। ये मेरी ना लाइफ की फिलॉसफी रही है। मैं जब से मतलब अपना करियर शुरू किया है कि अगर आपके बॉस ने कुछ कहा है तो आप उसको क्वेश्चन नहीं करते, उसको बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं, लिख के पूछ सकते हैं उनके साथ, लेकिन उस समय जो बात हो गई वो पत्थर की लकीर है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही काम किया, और मेरे लिए मार्केट से बड़ा कोई बॉस नहीं है। मुझे मार्केट ने इंडिकेशन दिया था थर्सडे को कि ये टेक्सचर चेंज हुआ है। देखिए, हमने एक व्यू लिया था लोगों का पैसा बचाने का, 24,800 से नेगेटिव व्यू लिया था लगातार, और 22,000 की हमने बात की थी। 22,200 तक हम गए, 22,200 से हमने एक व्यू लिया कि अब यहाँ से 23,500 तक निफ्टी और 53,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। ये लेवल हमने सुबह भी मेंशन किए थे, ऐसा तो नहीं कि अभी बोल रहा हूँ, सुबह भी ये लेवल मेंशन किए थे कि यहाँ तक जा सकता है। वो नज़रिया जो है ना, वो अभी भी कायम है। और बाज़ार में ट्रेंड को बदलना और उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे किसी की ट्रोलिंग करें कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, हाँ थे नेगेटिव, काम आया कि नहीं आया वो नेगेटिव होना। अब मुझसे कोई पूछे जो 24,800 पे या 25,200 पे लेके बैठा है, वो तो आज तक बेचारा यही सोच रहा है कि मैं कब निकल जाऊँ। लेकिन जिसने पैसा बचाया और उसके बाद जिसने थर्सडे को वो अपॉर्चुनिटी समझी कि अब यहाँ पर मार्केट में पैसा लगाने का टाइम आ गया है, और अब मार्केट में एक सेंस बन रहा है बॉटम फॉर्मेशन का। और एक और चीज़, ये बात ज़रूरी थी, जो आज सुबह मार्केट इस तरीके से गिरा उसके बाद भी हमने अपना व्यू नहीं बदला उस चीज़ का, क्योंकि ये मार्केट करेगा आपको। अच्छा, एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि अब बस ये वन वे भागेगा। हो सकता है कि कोई ट्रंप की एक और स्टेटमेंट आ जाए या ईरान की कोई एक और स्टेटमेंट आ जाए, उससे मार्केट फिर वापस एक बार गिर जाए। ये भी होगा। लेकिन एक बड़ा आपको ट्रेंड मिल गया है, जब तक अब थर्सडे का लो इंटैक्ट है तब तक ये बाजार अब गिर नहीं रहा है। और बाजार ने ना अब गिरना, पिछली बार जब इस तरीके की खबरें आई थी हम गिफ्ट निफ्टी पे 700 पॉइंट नीचे थे। अच्छा, एक और चीज़, दो चीज़ और देखिए, ब्रेंट देखिए आप, ब्रेंट सुबह 111 था, आज हम ऑलरेडी आई थिंक 107 108 पर है। और डॉलर रुपी देखिए आप किस तरीके से, कहाँ हम 95 पहुंच गए थे। अब ये वाली रिकवरी टिक रही है। पहले सब लोगों ने क्या कहा था, इंक्लूडिंग मी, कि नहीं ये रिकवरी नहीं टिकेगी। अभी रिकवरी भी टिक रही है। अब हम 93 के करीब बेसिकली यहाँ पर टिक रहे हैं। तो इस बाज़ार में अब पैसा बन रहा है बाय करके। हमारा इवेंचुअल एम क्या है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका पैसा बने। वो पहले बेच के बन रहा था, थर्सडे तक बड़ा पैसा बेचकर बन रहा था, और हमने इसीलिए 24,800 से 22,200 तक की पूरी मंदी हमने खेली है CNBC आवाज़ पर। हम सिर्फ नेगेटिव रहे, थर्सडे से पॉजिटिव हुए एट द रिस्क ऑफ बीइंग ट्रोल्ड। आज मुझे पता है कि सुबह जब मैं एक बार के लिए नीचे गिर रहे थे, लोगों ने ट्रोलिंग शुरू करी होगी, खैर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पिछले हफ्ते हमने शॉर्ट कवर करने को कहा कि शॉर्ट कवर कर लीजिए आप, अब तक जितने भी शॉर्ट आप लेकर आए हैं उनको कवर कर लीजिए। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि हमने 22,200 पे शॉर्ट कवर कराए, हमने तो 22,500 पे करा दिए थे, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम किसी को नहीं, हमको नहीं पकड़ना। तो अब यहाँ से पिछले गुरुवार से लॉन्ग रहने का व्यू है, वो लॉन्ग रहना अभी भी इंटैक्ट है मार्केट पर। अब निफ्टी पर अप्रोच क्या होगी? आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी कि थर्सडे का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, है ना, ये अप्रोच थी। अब वो था 22,182। अब मार्केट ने आपको अपने आप एक नया स्टॉप लॉस दे दिया है 22,543।
निफ्टी का नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब आप मुझसे पूछेंगे कि लेकिन मैं ओवरनाइट कैसे कैरी करूं? वैसे भी जो आज ट्रंप का भाषण है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कल जो बोलेंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है। आज तो वो अपने जो उन्होंने अपने सिपाही बचाए हैं उस पर बात करने वाले हैं, तो उसके लिए आप हेज कर लें। वो हमारी वैसे भी अप्रोच रही है कि मंथ एंड पुट के साथ अपने आप को हेज करके रखें और लॉन्ग रहें, और गिरावट में लॉन्ग ऐड करें, और 23,000 से 23,200 और फिर 23,500 ये बड़े टारगेट्स होंगे यहाँ पर। बैंक निफ्टी पर जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर अप्रोच यही है कि लॉन्ग रहें बैंक निफ्टी में। यहाँ पर भी आज का लो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और उसके बाद आप यहाँ पर लॉन्ग रहें, और 53,500 के एक आपके बेसिकली टारगेट्स होंगे 53,500 के आसपास के। आज एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखें, एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए, ये आएगा आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली सबसे ऊपर HDFC बैंक है। एक बार के लिए तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग बाउंस HDFC बैंक की लीड कर रहा है। एक्सिस बैंक तो आज सुबह हमने बात भी की थी कि एक्सिस बैंक हमने स्पॉटलाइट में लिया था। आई थिंक ICICI बैंक भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सुबह ICICI बैंक ड्रैग कर रहा था मार्केट को। बैंक ऑफ बड़ौदा और RBL बैंक आज सुबह हमने वैसी बात की थी कि काफ़ी अच्छे होंगे। लेकिन मोर और लेस अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट में अब थोड़ा सा जो रिवॉर्ड है वो लॉन्ग साइड पर मिलना शुरू हुआ है। ओके, रिवॉर्ड लॉन्ग साइड पर मिलना शुरू हुआ है। एक्चुअली अच्छी रिकवरी सी बात की ओर इशारा कर रही है। लेकिन सर, डोनाल्ड ट्रंप का वो धमकी भरा पोस्ट कल रात को आना और उसके बाद मार्केट का ऐसे रिएक्शन, ना गिरना उतना ज़्यादा, उसके बाद निचले स्तर से अच्छी रिकवरी, तो क्या ये माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि ट्रंप का इम्पैक्ट अब भारतीय बाजार पर उतना नहीं होगा? देखिए क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, आज सुबह हमने बात की थी कि ये भाषा जो है ना, ये अगर आप सड़क पे भी किसी से इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे ना, वो आपको दो घुसी मारेगा, है ना। लेकिन जिस तरीके से प्रेसिडेंट होकर आपने इस तरीके की बात की, उसमें एक मैसेज और भी छुपा है। ये कहीं ना कहीं उनकी खींच है, उनकी खींच है। अब वो प्रेसिडेंट US के हैं, ईरान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ईरान ने बोला तुमको जो बोलना है बोलो, और तुम हमारे लिए हल बना रहे हो, तुम अपने देश को तुमने हल बना दिया है। लेकिन जो भी है, बात ये थी कि ये जो भाषा थी, ये इससे इनकी जो खींच है ना, ये खींच का एक संकेत था यहाँ पर। और ये बात साफ है कि बाजार ने अब उनसे डरना बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का पहले एक डर होता था, अब मार्केट ये इस डर के साथ भी नहीं जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल देंगे। देखिए, एक रिस्क तो हमेशा रहेगा कि इनका दिमाग फिर गया, कल को कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया तो कर दिया, उसका वो तो रिस्क आपको फिर मार्केट में कोई ना कोई रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन ट्रंप रास्ता ढूंढ रहे हैं इस वॉर को ख़त्म करने का, इसमें कोई आई थिंक कोई डाउट नहीं। बार बार, और ये वॉर कैसे ख़त्म होगी? ये वॉर ऐसे ख़त्म होगी, उनके मन में ये आएगा कि मैं जीत गया, ठीक है, उनके मन में ये आएगा कि मैं जीत गया हूँ। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ईरान भी इतनी आसानी से गिव अप करने वाला नहीं है। तो खैर जो भी है, ये एक मार्केट के लिए और पॉजिटिव है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स हैं, उनका मार्केट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, और मार्केट जो है अब उनको उल्टा पॉजिटिवली ले रहा है। लेकिन श्रेया, एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, क्या आपने पैसा बनाया? इवेंचुअली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दिस। और पैसा, क्योंकि आज बहुत लोगों ने अगर हिम्मत करी भी होगी लेने की, एक बार के लिए उनका सुबह वो देख नहीं पाए होंगे इस तरीके से मार्केट का। इसके लिए मैं सुबह बात की थी कि आपका स्टॉप लॉस डीप होगा। सुबह का स्टॉप लॉस डीप था, अब डीप नहीं है, अब तो आपका 22,543 का हो गया स्टॉप लॉस। सुबह लेकिन बहुत डीप था स्टॉप लॉस, वो जो 22, जब सुबह ट्रेड की शुरुआत हुई थी उसके हिसाब से, वो जो थर्सडे का लो था 22,182 का, वो काफ़ी डीप था। अब तो मार्केट ने आपको काफ़ी रीजनेबल स्टॉप लॉस दे दिया। एक और चीज़, बैंक निफ्टी पर फोकस करें यहाँ से, मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, बैंक निफ्टी पे नजरें रहेंगी। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स देखिए सर, मिड कैप और स्मॉल कैप रखिएगा स्क्रीन पर। 1% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ब्रेथ शानदार है। और पिछले दिनों से आप ये चर्चा कर रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स में आप फोकस कीजिए, स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक स्पेसिफिक रहने की बात कही आपने। तो कौन से स्टॉक्स लग रहे हैं सर आपको मिड कैप स्पेस में जो कमाई करा के देंगे? देखिए, मिड और स्मॉल कैप ये एक यूनिवर्स है जो अब इनका अगर आप 2-2 साल का चार्ट देखेंगे श्रेया, और ख़ास तौर से मेरा ज़्यादा फोकस स्मॉल कैप पे रहा है। मेरा ज़्यादा फोकस स्मॉल कैप पे क्यों रहा है? क्योंकि स्मॉल कैप में जो प्राइस डैमेज है ना, वो ब्रूटल रहा है। 20,000 वाला स्मॉल कैप ऑलमोस्ट मोर और लेस, 20,000 वाला स्मॉल कैप पटक कर आप 15,000 पर ले आए थे। और उस बीच में अर्निंग्स ग्रोथ भी रही थी स्मॉल कैप्स में।
तो इसके लिए जो स्मॉल कैप में एक्सेसेस हो गए थे ना, पॉइजन आ गया था स्मॉल कैप में, सिर्फ पैसे के दम पे जो रैली हो रही थी, जो एरोगेंस के बल पे जो रैली हो रही थी, जो फंसाने वाली रैली हो रही थी लोगों को, वो पूरी हो चुकी है। जिनमें फंसे लोग वो वापस नहीं आएंगे भाव, ये मैं पहले एक अपफ्रंट क्लियर कर देता हूँ। वो ड्रीम फोक्स, वो ओला, वो स्टैनली, ये सब वापस नहीं आ रहे हैं। ये अगर किसी को लग रहा हो कि ये प्राइस वापस आ जाएंगे, ना, वो नहीं हो रहा है, वो तो आपको और ही डुबाने वाले हैं। लेकिन हाँ, जो कम से कम अच्छी क्वालिटी के स्मॉल कैप गिरे थे, अच्छी क्वालिटी के स्मॉल कैप जिनमें बड़ी गिरावट आई थी, कम से कम अब वो सिर्फ इसलिए आई थी कि सेंटीमेंट खराब हो गया था। अब वहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप अब बाइंग करने का सोच सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा, मैंने तरीका बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है। आप उन स्टॉक्स की लिस्ट बनाएं जिनकी 15 से 20% या प्लस की अर्निंग्स कैगर है और 10 से 15 के वो प्राइस अर्निंग्स पर आ गए हैं। जो बड़ी बुल मार्केट में 30-40 के पी हो गए थे, कुछ केसेस में 60-70 के पी हो गए, अब वो वापस उनके रीजनेबल मीडियन पी पर आ गए और तेल का इम्पैक्ट थोड़ा कम है उनका, उन पर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। ओके, ऐसे अप्रोच करना है आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में, स्टॉक स्पेसिफिक कैसे रहना है वो हमने बातें कर ली। अच्छा, बैंक सर आज आपने कहा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन रहा है पीएसयू और प्राइवेट बैंक दोनों स्पेस से, और आईटी भी पिछले कुछ सत्रों से कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर कंपेयर करना हो निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी आईटी, तो किसका पलड़ा भारी है? निफ्टी बैंक। मैं अभी भी यही बात कहूँगा कि निफ्टी बैंक का पलड़ा अभी भी भारी है, क्योंकि निफ्टी आईटी में बहुत आई थिंक लोग एक चीज़ मान के चल रहे हैं कि बस अब इससे ज़्यादा क्या ही गिरेंगे। मैं अभी भी ये बात मान रहा हूँ कि निफ्टी आईटी में अभी भी लड़ाई जो है वो सर्वाइवल की है। निफ्टी आईटी में जो गिरावट है ये इस युद्ध से पहले शुरू हुई थी। निफ्टी बैंक तो युद्ध की वजह से गिरा था ना। अगर युद्ध खत्म हो गया और अगर थोड़ा 1-2 क्वार्टर में इम्पैक्ट रहेगा अर्निंग्स पर, लेकिन उसके बाद निफ्टी बैंक पहले भागेगा। ये मेरा मानना है कि निफ्टी आईटी के मुकाबले निफ्टी बैंक जो है वो अभी भी मेरा मानना, पर्सनल मानना ये है कि अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। अब चलिए काम करते हैं रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स। रफ्तार के घोड़े ही आज, फिसड्डी तो है नहीं। रफ्तार के घोड़े में सबसे पहला स्टॉक है आज आरबीएल बैंक का। आरबीएल बैंक आज का सुबह का हमारा हीरो स्टॉक था। आज हमने बात भी की थी, आज का हीरो ऑफ द डे हो सकता है 2 कारणों से इसका। एक तो आरबीआई का ऑफिशियल अप्रूवल मिलना, और दूसरा जो क्वार्टरली अपडेट्स थे। और जो बात यहाँ पर हुई थी कि इसको इस तरीके से देखें, अब आपको एक एमएनसी बैंक एक पीएसयू के वैल्यूएशन पर मिल रहा है, नॉट इवन अ प्राइवेट बैंक, एक एमएनसी बैंक। एक एमएनसी बैंक आपको अब एक पीएसयू वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो एक नो ब्रेनर था ये कि आज सुबह इसको चलना था। ट्रेंड, आई थिंक ट्रेंड में एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, पिछले क्वार्टर में भी यही हुआ था, अपडेट के बाद भागा था, अर्निंग्स के बाद गिर गया था, क्योंकि अपडेट अच्छे आए हैं इनके, लेकिन अपडेट में मार्जिन नहीं आता है। अब मार्जिन पे क्या इम्पैक्ट होगा वो आई थिंक देखना ज़रूरी हो जाएगा, लेकिन आज के लिए तो भागा है। और टाइटन, ये सोने की कीमतों में नरमी का असर, क्लियरली ये एक मूव है मार्केट के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि फाइनली मार्केट ने आपको एक बॉटम बना के दे दिया खुद का, कि बस अब 22,182 एक पत्थर की लकीर बन चुकी है, और अगर आप वहाँ तक नहीं जाना चाहते तो आज का लो 22,543। चलिए आज के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम को हम समझ लेते हैं फिर। ओके, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स में आज अच्छा खासा एक्शन है, क्योंकि मार्केट में निचले स्तरों से रिकवरी। तो शुरुआत करेंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। ट्रेंड अभी चर्चा हो रही थी, क्वार्टर 4 अपडेट काफ़ी शानदार, स्टोर एक्सपेंशन कर रही है कंपनी। 7.5% आज का ये गेनर बन चुका है वायदा और निफ्टी दोनों में। टाइटन देखिए, सोने की कीमतों में नरमी, 3.5% उछल गया। सनको गोल्ड का भी क्वार्टर 4 अपडेट था, तो उसका भी एक सेंटिमेंट पर असर पड़ा है। श्रीराम फाइनेंस 3.5 से 4.25% की तेजी, और एक्सिस बैंक पूरे बैंकिंग स्पेस में अच्छी खासी रौनक, तो 3.5% यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अदानी ग्रीन अगेन 3.5 से 7.5 से 8.25% की तेजी आज के सेशन में। कल्याण ज्वेलर्स 7% अप। आरबीएल बैंक मजबूत क्वार्टर 4 शुरुआत में अच्छे खासे चर्चा भी हुई इस पे, 5.5 से लेके 6% की तेजी। और एल&टी फाइनेंस अगेन 5.5% अप आज के सेशन में। लेकिन अच्छे मार्केट में भी अगर आप देखें तो रिलायंस ये बैकफुट पर 3.5% ज़्यादा का डेंट। पूरा ऑयल मार्केटिंग स्पेस अगर आप देखें तो वो पेन में है। ओएनजीसी 2% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% और मैक्स हेल्थ केयर में भी मुनाफा वसूली आज के सेशन में देखने को मिल रही है, करीब 1.5%। मैरिको क्वार्टर 4 अपडेट अच्छे थे, ब्रोकरेजेस भी बुलिश, पता नहीं बाजार को क्या नहीं भाया। एफएमसीजी पैक में कमजोरी, तो यहाँ पर 2% का डेंट। एल्केम लैब टूट गया। पूरा हेल्थ केयर स्पेस और साथ ही फार्मा स्पेस में थोड़ा सा मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल रहा है, वो समझेंगे आगे शो में कि कारण क्या है। लेकिन डाबर के क्वार्टर 4 अपडेट उतने खास नहीं थे, तो मार्केट ने वैसे रिएक्ट किया है 1.5% नीचे। और जिंदल स्टील में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 0.5% के करीब। अब आगे बढ़ते हैं, बताती हूँ आपको कि
कार्यक्रम में होगा क्या, शो फ्लो समझ लेते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जेएम फाइनेंशियल के नीरव वोरा, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, पंकज आंधड़ और सोमिल मेहता जी से 2:20 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे कि ट्रेंड क्यों बना आज का हीरो ऑफ द डे। 2:30 बजे नायका पर बुल वर्सेस बेयर लेकर आएंगे आशीष और नुपुर। 2:40 पर ओएमसीज आज क्यों फोकस में समझेंगे सोनल से। 2:50 पर इस बार ब्याज दरों पर क्या फैसला होगा, दरों पर सीएनबीसी आवाज के एमपीसी पैनल का क्या मानना है, पूरी डिटेल लेकर जुड़ेंगे आशीष वर्मा। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे सोहम एसेट मैनेजर्स के फाउंडर एंड सीआईओ संजय पारेख जी। 3:10 पर अनुजय से स्ट्रैटेजी। 3:15 पर नुपुर से डीलिंग रूम चेक। 3:20 पर बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, मीनवाइल एक बार निफ्टी लेकर आइए वापस जरा। 22,900 पर आ चुका है अब हम आई थिंक वो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग जो हमने बात की थी ना श्रेया, कि अगर थर्सडे का हाई आपने क्रॉस किया, टेक्निकली आप थर्सडे का हाई के ऊपर खुले लेकिन उसका कोई मायने नहीं थे, हम तुरंत गिर गए थे। उसके बाद जैसे ही आपने वो थर्सडे का हाई क्रॉस किया, 22,781 के करीब का वो हाई था, उसके बाद से मार्केट ने ताबड़तोड़ शॉर्ट कवरिंग दी है 22,903। और मैं सच बताऊँ ना, मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर आप एक बार के लिए 22,950 और 23,000 की तरफ भी आज ही चले जाएँ, तो आज ही चले जाए दिख रही है। हाँ, बस इशू ये आएगा बस कि एक बार के लिए हो सकता है कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चाहें। वैसे मेरा ये मानना है कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तो फाइनली जाकर वो लॉन्ग ट्रेंड आना शुरू हुआ है मार्केट में। और एक और चीज़ बताऊँ आपको, हमने थर्सडे को एक व्यू लिया था कि अगर आप हिम्मत कर सकते हैं तो लॉन्ग कैरी करें, भले ही अपने आप को हेज कर लें उस पुट के ज़रिए, ठीक है। सुबह भले ही एक बार आपको लग रहा हो कि नहीं वो अप्रोच गलत थी, लेकिन अब मार्केट आपको बता रहा है कि नहीं वही अप्रोच सही थी, और अभी भी अप्रोच यही रहेगी रिगार्डलेस हो आज रात को ट्रम्प क्या बोल दें या कल रात को वो क्या बोल दें। रिगार्डलेस ऑफ दैट मार्केट का प्राइस एक्शन ये कह रहा है, बाकी सब चीज़ें दूसरी तरफ, मार्केट का प्राइस एक्शन एक तरफ, हमको उस पर फोकस करना। चलिए, हमारा पैनल तैयार है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून। इस समय का ट्रेड मुझे लगता है ध्यान में है L&T। सेटअप सही है, अच्छा बेस बना हुआ है, रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करा 3705, टॉप लगाएंगे करीब 3670 का, करीब 35 रुपए का टॉप है। मेरे ख्याल से नियर टर्म टारगेट 3780 होना चाहिए। अगर स्पिल ओवर होता है तो पॉसिबल है L&T निचले स्तरों से इस पर्टिकुलर काउंटर में भी देखिए अच्छी रिकवरी है। डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सबसे ज्यादा टूटा ये काउंटर, लेकिन आज इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। खरीदारी की राय गाबा सर की तरफ से। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका स्टॉक। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, चोला फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पहले तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, बट लास्ट सेशन में एक हैमर पैटर्न बना, लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। आज स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, तो स्टॉक तैयार है एक मीनिंगफुल बाउंस बैक के लिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1364 के स्टॉप लॉस से 1450 1450 तक के टारगेट्स पॉसिबल है चोला फाइनेंस में। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहें तो 1400 वाला कॉल ऑप्शन जो 55 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 44 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 80 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। चलिए, ओके, चोला फाइनेंस, ये हो गए मानस जी के पिक आज के सेशन के लिए। राजेश सातपुते जी गुड आफ्टरनून, आपका स्टॉक सर। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, प्राइवेट बैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक, मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी रैली आनी चाहिए। चार्ट अगर आप देखें तो टेक्निकली दिस इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और इसका अगर आप प्रोजेक्शन देखें तो इसका टारगेट बनता है 1360 का, 1360 1370 का रेंज मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में आना चाहिए। तो ये जो रैली है इसे प्ले करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1325, 1325 स्टॉप लॉस, 1360 टारगेट। ओके, चलिए ये हो गई बात आईसीआईसीआई बैंक की। सोमिल जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी ट्रेड होगी बीडीएल पर। बीडीएल में मुझे लगता है कि यहाँ से एक एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आज के सेशन में हुआ है। 10 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कट हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रैली हो सकती है। ऑलरेडी एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया है, सो एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 1180 पर, 1185 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 1330 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 1360। बीडीएल 3.5% अप, डिफेंस स्पेस में अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। सोमिल जी की पिक हो गई। पंकज जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज सर, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन।
श्रेया जी, बीएसई के फ्यूचर्स के ऊपर नजरें हैं। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखने मिला है, आरएसआई काफी पॉजिटिव डाइवर्जन के साथ में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। 2960 रुपए की रेंज में फ्यूचर में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 2930 रुपए का मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर 3020 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ओके पंकज जी बीएससी को चुन रहे हैं, अच्छी खरीदारी। हमने सुबह भी इसकी चर्चा की थी, बीएससी, एमसीएक्स, नोवामा जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। एक फटाफट से रीकैप। शुरुआत की हमने गावस्कर से और उन्होंने चुना एलएनटी खरीदारी के राइन स्तरों पर 3780 के टारगेट देख रहे वो 3670 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कि चोला फाइनेंस में खरीदारी करके चलिए, अच्छी स्ट्रेंथ है आज इस पर्टिकुलर काउंटर में, तो 1450 और 1364 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। राज्य सातवती जी कह रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक रहेगा फोकस में आज, अच्छी यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। 1360 1370 के टारगेट हैं, 1325 का स्टॉप लॉस। सोमिल जी बीडीएल के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर भी बाई की कॉल और 1350 1360 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1185 का स्टॉप लॉस। और पंकज जी ने बीएससी चुना है, खरीदारी की राय उनकी तरफ से। यहाँ पर कैपिटल मार्केट स्पेस में ठीक ठाक तेजी, 3020 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 2930 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो सारे ही टेक्निकल कॉल्स में अगर आप देखिए बाई साइड की ट्रेड सुझाई गई है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो ये नीरव वोरा जी से समझेंगे। नीरव जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। तो देखिए आज का जो मेरा पिक है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट वो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से मैंने ये चुना है। अगर हम FY 25-26 की बात करेंगे, स्पेशली पूरे साल में एक रिकॉर्ड सेलिंग किया है इस कंपनी ने, 1 मिलियन यूनिट्स बेचे हैं एसीज के। अगर हम FY 26-27 यानी आने वाले साल की बात करें तो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ उन्हें दिख रहा है। फोर्थ क्वार्टर के आंकड़े भी एज कम्पेयर टू थर्ड क्वार्टर काफ़ी बेहतरीन होंगे। ओवरऑल अगर हम प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात करें या फिर ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो B2B ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरह से पेनेट्रेट हो रहा है, लोकलाइजेशन बढ़ रहा है। इन स्पाइट ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्सपोर्ट्स डबल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इस साल जो समर होगा वो थोड़ा सीवियर हो सकता है बिकॉज ऑफ द एल नीनो इफेक्ट। तो हमें लग रहा है कि अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक का जो ये पीरियड होगा वहाँ पे डिमांड काफ़ी अच्छे से बढ़ सकती है। तो हमें लग रहा है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एक बहुत ही अच्छी तरह से करेक्ट हो चुका है फ्रॉम ऑल टाइम हाई लेवल्स, करीबन 25 से 27 टके से करेक्ट हो चुका है। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं 1320 के आसपास। तो आज का जो स्तर है करीबन 1380-85 का बहुत ही अच्छा लेवल है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमारा एक साल का लक्ष्य होगा 1700, तो इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और पूरे स्पेस में अगर आप देखें तो अच्छी खासी तेज़ी, ब्लू स्टार, हेवल्स सभी में आज बाइंग नज़र आ रही है। एक बार निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पर, डेज हाई की तरफ हम ऑलरेडी और 200 अंक ऊपर निफ्टी में। बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, लेकिन जिस तरीके से आज सर PSU बैंक्स ने परफॉर्म किया है अगर आप देखें 2%, इनफैक्ट प्राइवेट बैंक ने भी साथ दिया है। अच्छा, HDFC बैंक घूम गया निचले स्तरों से। तो ओवरऑल मार्केट अभी तक तो अच्छा नजर आ रहा है, जैसे कि हमने चर्चा भी की। स्टॉक स्पेसिफिक रहना हो, सेक्टर स्पेसिफिक रहना हो, तो सर कौन सा सेक्टर बुफे है अब इस समय मार्केट में। मैं एक बात बताऊं आपको, कभी भी आपको मार्केट का स्ट्रेंथ देखनी है ना, आप दो चीज़ों पे फोकस करिए। एक है एडवांस डिक्लाइन। आई थिंक बार बार ये बात मैं कहता हूँ, एडवांस डिक्लाइन अगर स्ट्रांग है, थर्सडे को क्लियर हो गया था ये, और यही कॉन्फिडेंस था हमारा थर्सडे को। आज सुबह मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा था 150 पॉइंट का गैप डाउन देख के, और इवन जब सुबह 9:30 बजे मार्केट गिरा तभी मैं नहीं घबरा रहा था। आपको याद होगा, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन ही खराब हुआ था, ठीक है। और आप अगर टॉप ट्रेडेड लिस्ट देखेंगे NSE की, आज टॉप ट्रेडेड लिस्ट श्रेया बता आपको 17वें नंबर पर जाना पड़ेगा लूजर के लिए। 16 पहले ग्रीन में है, 17वें नंबर का स्टॉक रेड पे है। तो आप सोचिए, और टॉप ट्रेडेड इसलिए होंगे ना कि सबसे ज़्यादा लोग वहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जहाँ हो रही है उसमें से 16 स्टॉक ग्रीन में है, एक ही रेड में है। तो वो आपको अपने आप बता रहा है कि किस तरीके के स्टॉक्स हैं। PSU बैंकों की जहाँ तक बात है, आज सुबह हमने बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा स्टैंड आउट कर रहा था इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अपडेट्स। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखें आप, अभी मार्केट में एकदम से वापस पॉजिटिविटी लौटी है, तो ये स्पेस वैसे ही थोड़ा सा हाई बीटा होती है, और अपडेट्स भी अच्छे थे। लेकिन अगर ये युद्ध का इम्पैक्ट लंबा रहा और अगर एनर्जी प्राइसेस का इम्पैक्ट वो धीरे धीरे इकॉनमी पर ट्रांसलेट हुआ,
और अगर इसका अर्निंग्स पर इम्पैक्ट आया तो कहीं ना कहीं जाकर थोड़ी सी दिक्कत आगे आ सकती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने व्यू लिया है एक मार्केट में कि 22,200 पे आपने एक बेस बना लिया है, लेकिन ये व्यू 23,500 24,000 तक का है, और बैंक निफ्टी पर ये व्यू 53,500 54,000 मैक्सिमम 54,500 तक का है। उसके बाद ये बाज़ार में युद्ध के नियर टर्म इम्पैक्ट को शायद पचा चुका होगा मार्केट। उसके बाद अर्निंग सीजन आएगा और उसके बाद वो इम्पॉर्टेंट होगा। अर्निंग सीजन में लोग क्या कह रहे हैं, उनकी कमेंट्री क्या कह रही है, ये, लेकिन वो अभी हमको डिस्कस करके क्या करना है। हमारा काम क्या होता है, हमारे से मेरा मतलब है जो हमारे व्यूअर बेस हैं उनका काम क्या होता है, आपको फॉरसीएबल फ्यूचर में कितना मूव दिख रहा है, आप उसके हिसाब से एक ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी मार्केट में एक वापस लॉन्ग ट्रेड चल रही है, इसको एंजॉय करिए। इतना एक महीना पूरा हमने सिर्फ शॉर्ट पे बिताया, एक हफ्ता तो दीजिए लॉन्ग साइड पे, फिर देखेंगे। चलिए काम करते हैं, आज के हीरो ऑफ द डे की बात करते हैं, वो है ट्रेंट। जी हाँ, स्टॉक में करीब 7% की तेज़ी है। पिछले हफ्ते शायद हमने इस पर बुल वर्सेस बेयर किया था, 18 मार्च को किया था। हाँ, 18 मार्च को हमने बुल वर्सेस बेयर किया था ट्रेंड में। मैं सोचा था आज बुल वर्सेस बेयर यही करेंगे, मैं हमने कर लिया था, उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन निफ्टी का टॉप गेनर है। अपडेट्स कैसे रहे आशीष से समझते हैं। आशीष बताइए। सर, बढ़िया अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिले और स्टॉक आप देखें तो 7% की तेजी आपको फिलहाल के लिए ऑलमोस्ट डे हाई के करीब कारोबार कर रहा है। अब इसके अपडेट्स में देखें तो Q4 में जो रेवेन्यू है इसमें करीब 20% की बढ़त देखने को मिली। पूरा FY26 भी देखें तो 18% की ग्रोथ के साथ है, और जो मर्चेंडाइज की बढ़त है ये ऑलमोस्ट 21% देखने को मिली Q4 में, और पूरे वित्त वर्ष FY26 में देखें तो तकरीबन 19% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। अब खास बात है कि स्टोर एडिशन बहुत अग्रेसिव देखने को मिल रहा है। इनका जो पोर्टफोलियो है अब 1286 स्टोर का देखने को मिल रहा है, जिसमें 300 स्टोर आपके पास वेस्ट साइड के हैं, 963 स्टोर्स जूडियो के हैं, जिसमें 6 UAE में है, 23 स्टोर दूसरे लाइफस्टाइल ब्रांड्स के अंतर्गत यहाँ पर निकल कर आते हैं। लेकिन अगर आप इनका ट्रेंड देखें तो लगातार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब Q1 ऑफ FY26 में देखें तो वेस्ट साइड का कोई भी नया स्टोर एडिशन इन्होंने नहीं किया था, जूडियो का सिर्फ 1 किया था। उसके बाद Q2 में देखें तो जूडियो के 40 खोले गए, फिर Q3 में वेस्ट साइड के 17, जूडियो के 48, Q4 में 22 वेस्ट साइड के और जूडियो के तकरीबन 109। और उसी के साथ अगर आप हर साल देखें तो स्टोर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि FY22 में वेस्ट साइड के 26 और जूडियो के 100 स्टोर थे, और अब अगर आप देखें तो FY26 में ज़बरदस्त एडिशन के साथ वेस्ट साइड में 52 और जूडियो के 198 नए स्टोर खोले गए। इसी पर देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई गोल्डमैन सैक्स की, जहां पर ये बता रहे कि जो ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है 18% की, जो कि Q3 में ऑलमोस्ट 16% के आसपास की, तो जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ निकल कर आती है ये 3 से 4% की, और इंडस्ट्री के जो डिमांड्स है और ट्रेंड्स काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहे हैं। अच्छी रिपोर्ट और बढ़िया स्टोर एडिशन के ट्रेंड के साथ जो रिपोर्ट की है इन्होंने ग्रोथ, इसका ये असर है कि स्टॉक फिलहाल आप देखें तो ऑलमोस्ट डे हाई 8% ऊपर। आज का हीरो ऑफ द डे स्टॉक ट्रेंड। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। स्टोर एक्सपेंशन कर रही कंपनी, Q4 अपडेट काफ़ी ज़बरदस्त, स्ट्रीट ने वैसे रिएक्ट किया है। 7.5 से 7.8% आपको मजबूत कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ट्रेंड सर, पिछले दफ़ा भी हमने चर्चा की थी इस पर, स्टोर एक्सपेंशन तो कर रही है कंपनी, लेकिन बहुत ही जो ये तेज़ी देखने को मिलती है, बहुत शॉर्ट टर्म की तेज़ी देखने को मिलती है, फिर स्टॉक टूटता है, और 8,000 से ऊपर गया था ये स्टॉक, अब देखिए कहाँ 3,800 पे कर रहा है कारोबार। तो क्या इस पर व्यू लें अभी फिलहाल? हाँ, है ना। कितना 8,000 से टूटना शुरू हुआ था ये, कितना 8,234। 2 साल का चार्ट रखिए, 8,345 है ना। ओके, तो 8,345 से अब हो गया 3,820, मतलब 10% की कितनी गिरावट हो गई वैसे। चलो छोड़िए उसको, उसमें क्यों जाना है ना हमको। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, पिछली बार भी ट्रेंड में यही हुआ था। क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे थे, स्टॉक भाग गया था। क्वार्टरली अपडेट्स आपको सिर्फ सेल्स बताता है। ट्रेंड को जिस लेवल का मल्टीपल मिला था वो किस लिए मिला था? ट्रेंड को वो मल्टीपल मिला था उसकी EPS ग्रोथ के लिए। टॉप लाइन ग्रोथ आएगी तभी EPS ग्रोथ आएगा, ऐसे थोड़ा ना EPS ग्रोथ आएगा। लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ के साथ एक और चिड़िया का नाम होता है मार्जिन, है ना। वो मार्जिन
अगर इम्प्रूव हो तभी तो ईपीएस ग्रोथ टॉप लाइन ग्रोथ से ज़्यादा आएगी। देखिए कोई भी स्टॉक मार्केट में मल्टी बैगर कैसे बनता है, उसकी सेल्स ग्रोथ 10-15% की हो, उसकी मार्जिन ग्रोथ क्या कर कंपाउंडेड ग्रोथ 15% की सेल्स ग्रोथ हो, 20% की एबिटा की ग्रोथ हो और उसकी वजह से 25 या 30% की आपकी प्रॉफिट की ग्रोथ हो। ऑन टॉप ऑफ दैट मार्केट उसकी फिर वैल्यूएशन बढ़ाता रहता है। 10 का प्राइस अर्निंग 15, 20, 25 होता है। ये बात हमको राकेश झुंझुनवाला ने सिखाई थी कि स्टॉक मल्टी बैगर ऐसे बनते हैं। सिंपल है, एक अर्निंग्स में एक्सपेंशन हो और एक उसकी प्राइस टू अर्निंग्स यानी कि जो मल्टीपल मार्केट उसको देता है उसमें एक्सपेंशन हो। ट्रेंड जब 1500 से 8000 गया था वो इसीलिए गया था कि टॉप लाइन ग्रोथ होती थी 25 या 30% की, लेकिन बॉटम लाइन ग्रोथ आती थी 50 या 60% की, और ऑन टॉप ऑफ दैट मार्केट उसको मल्टीपल उस हिसाब से देता था। फिर ट्रेंड के केस में क्या हुआ, ट्रेंड की टॉप लाइन ग्रोथ गिरकर आ गई 25% के करीब, उसकी एबिटा ग्रोथ गिरकर आ गई 20% के करीब, मार्केट ने उसको मल्टीपल कम देना शुरू कर दिया। उस वजह से वो 8400 वाला स्टॉक गिरकर आज यहाँ पर आ चुका है। मैं अभी भी यही कहूँगा, अगले 2-3 क्वार्टर देखें इनके, और सिर्फ टॉप लाइन नहीं, क्या ये ग्रोथ विद मार्जिन आ रही है, उस पर फोकस करें। अगर इस बार भी उन्होंने एक्चुअल रिजल्ट में फिर वही बोल दिया कि नहीं टॉप लाइन तो बढ़ी लेकिन मार्जिन और प्रॉफिट उतने नहीं बढ़े, ये रैली फिर वापस फ्लॉप होगी। ये रिस्क रहेगा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखें। एक व्यू ले लेते हैं इसके ऊपर, ट्रेंड के ऊपर। नीरव जी हैं क्या हमारे साथ? हाँ नीरव जी, ट्रेंड पर क्या व्यू होगा आपका? देखिए अनुज जी, आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुके हैं। क्लियरली जिस हिसाब से पिछले 3 से 4 साल में ग्रोथ हुआ था इस पर्टिकुलर कंपनी का, एंड जिस हिसाब से एक्सपांशन हुआ था स्पेशली ज़ूडियो को लेकर के एंड वेबसाइट को लेकर के, वो काबिल तारीफ था। कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको मल्टीपल्स भी अच्छा खासा देना दिया था, बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं एक लगाम लग जाती है, बिकॉज हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ग्रोथ बरकरार नहीं रह सकता। वैल्यूएशंस भी कहीं ना कहीं दे विल टेक अ बैकफुट। सो वैल्यूएशंस वेर रनिंग अहेड ऑफ द नंबर्स। जैसे आपने बताया कि जो ग्रोथ था, टॉप लाइन ग्रोथ भी कम हो गया, एंड स्टोर एक्सपांशन भी थोड़ा बहुत हमने देखा कि पिछले 2-3 क्वार्टर्स में थोड़े कंसोलिडेट हो रहे थे और एक्सपांशन भी थोड़ा रुक चुका था। इस क्वार्टर हम वापस देख रहे हैं कि स्टोर एक्सपांशन काफ़ी अच्छा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि 3200-3300 जो पिछले हफ्ते आई थिंक 8-10 डेज बैक जो ये भाव आया था, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये एक बेस बन सकता है ट्रेंड के लिए। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जैसे आपने भी बताया कि इन केस अगर ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर रहता है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन पे एक असर हमें देखने मिलेगा। इट माइट इंच अप इन द कमिंग क्वार्टर्स, जिसके कारण स्पेंडिंग थोड़ा बहुत वापस बैकफुट पे जा सकता है। तो Q4 तो चलो ठीक है कि आंकड़े मोर और लेस इन लाइन होंगे, बट Q1 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द नंबर्स आर कंसर्न, एंड दैट विल डिपेंड ऑन आपके जो वॉर का जो सिनेरियो है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये 3200 से 4000 के रेंज में घूमना चाहिए। इन केस Q4 के आंकड़े ठीक ठाक आ रहे हैं, मार्जिन्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, तो फिर ये प्रोबेबली 4300 तक जा सकता है। बट इट इज़ टू अर्ली टू से, विल वेट एंड वॉच Q4 के आंकड़े एग्जैक्ट कैसे आ रहे हैं, मार्जिन्स पे कैसा असर हुआ है, सिक्वेंशियल ग्रोथ हुआ है कि नहीं, देन विल टेक अ कॉल। बट एज ऑफ नाउ इट इज़ बेटर टू होल्ड ऑन टू द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वेट एंड वॉच की सलाह फिलहाल। ट्रेंड Q1 बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो देखते कि कैसे आते हैं, फिर हम इस पे फ्रेश व्यू भी लेंगे। लेकिन वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स लेंगे हम गाबा सर से, सोमिल जी से और राजेश सातपुते जी से। गाबा सर, कैश में पिक आपकी? कैश में मुझे लगता है इंडियन होटल अच्छा लगता है मुझे। एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है इंडियन होटल में, ट्रेड कर रहा है 597 के आसपास, टॉप लगाएंगे 590 का, तो 7 रुपए का है। टारगेट 610 और 620, ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए इंडियन होटल। ओके, इंडियन होटल्स। सोमिल आपने क्या पिक किया? मैंने पिक किया है HBL इंजीनियरिंग। HBL इंजीनियरिंग में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आया और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी ऊपर की तरफ टूटी है। ग्रेट सेटअप। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 640 का और ऊपर में टारगेट होगा 735 पर। ठीक है राजेश जी, कैश में कौन सा स्टॉक? देखिए GMDC पे मेरी नजर है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका चार्ट देखिए, इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट, यू कैन से इट इज अ पिनेट फॉर्मेशन ब्रेकआउट, जिसका टारगेट करीबन 620 का आता है। सो एट अ लेवल ऑफ 596 इट्स अ बाय, स्टॉप लॉस होगा 585, टारगेट 620 GMDC।
GMDC हो गई राजेश जी की पिक। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी स्पेस की जो मजबूत बाजार में भी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फार्मा सेक्टर की। लेकर आइए जरा एक बार फार्मा इंडेक्स। दरअसल ट्रम्प सरकार ने ब्रांडेड फार्मा और कच्चे माल पर 100% टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ का भारतीय कंपनियों पर कितना असर पड़ेगा, ये नूपुर से समझ। नूपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए। दिन खबर आई थी ब्लूमबर्ग के हवाले से और फाइनली यहाँ पे जो टैरिफ है वो लगते हुए दिखा है। ट्रम्प सरकार ने ब्रांडेड फार्मा पर टैरिफ लगाया, 100% टैरिफ लगाया, लेकिन ये सिर्फ ब्रांडेड और उसके कच्चे माल पर ही टैरिफ लगते हुए दिखा है। यूएस से डील नहीं करने वाली कंपनी जो होगी उस पर ये टैरिफ लगाया जाएगा। प्राइसिंग को लेकर अगर कोई भी डील नहीं होती है यूएस सरकार से कोई ब्रांडेड फार्मा कंपनी की, तो उस कंपनी के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। जापान, EU, कोरिया, स्विट्जरलैंड पर 15% के आसपास का टैरिफ लगाया गया है। हालांकि जेनेरिक और कच्चे माल और बायोसिमिलर पर ये टैरिफ नहीं लगाया जाएगा और 1 साल बाद फिर से इसका रीवैल्यूएशन किया जाएगा, रीअसेसमेंट किया जाएगा कि टैरिफ इसे बढ़ाना है या फिर इसे कम करना है। हालांकि सन फार्मा, गुरुवार के दिन भी हमने ये इंडिकेट किया था कि सन फार्मा पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्रांडेड का स्पेशलिटी का जो पोर्टफोलियो है वो सन फार्मा का ही सबसे ज़्यादा है। करीबन 31% का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो यूएस से आता है और ये 15% टैरिफ अगर लगता है कंपनी की आय पर तो करीबन 1 से 2% का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन CDMO की बात करें तो भारत की जो CDMO कंपनीज है वहाँ पर असर कम होगा। टैरिफ का जो ये इंक्रीज है वो इजीली CDMO कंपनीज जो है अपने इनोवेटर को पास ऑन कर सकती है। तो जो CDMO प्लेयर्स है उनके लिए ये राहत की खबर आती हुई दिखी है। जेनेरिक कंपनीज की बात करें तो जेनेरिक दवाइयों पर टैरिफ का ओवरहैंग फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि 1 साल बाद फिर से इसका रीअसेसमेंट होते हुए दिखेगा, तो ओवरहैंग यहाँ पे जेनेरिक फार्मा कंपनीज पर रहेगा। सन फार्मा के लिए नेगेटिव खबर है, हालांकि CDMO का कंपनीज के लिए पॉजिटिव है और जेनेरिक कंपनीज भी फोकस में आती हुई दिखेगी, क्योंकि 1 साल बाद फिर से इस पर समीक्षा की जाएगी। ओके, शुक्रिया नूपुर जानकारी के लिए। फार्मा स्पेस में क्यों उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है ये हमने कारण समझ लिए हैं। अच्छा, राजेश पालीवाल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपकी ट्रेड लूं उससे पहले सन फार्मा पे व्यू, नेगेटिव खबर, टैरिफ लगने की बातें हो रही हैं और आज हालांकि स्टॉक उतना नहीं गिरा, लेकिन अच्छे मार्केट में भी देखें आप तो इन रेड कारोबार कर रहा है, निचले स्तरों से रिकवरी ही दिखाने की कोशिश की है। क्या स्ट्रैटेजी सन फार्मा में? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, स्टॉक का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर हम पूरे फार्मा पैक में देखें तो ये स्टॉक इस वोलेटिलिटी में भी पिछले जो महीनों में देखने को मिली एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिखा रहा है। हमें लगता है यहाँ पे जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, जब तक ये 1600-1620 के ऊपर बना हुआ स्ट्रक्चर तो अभी भी बुलिश ही रहेगा। अगर ये 1600 का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे एक अनवाइंडिंग ट्रेड बनेंगे। अदरवाइज हमें लगता है कि अगर कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स 1620 1600 वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय एंड एक्यूमुलेट की। ऑन द हायर साइड 1740 इसके लिए रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो स्टॉक वापस अपने एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ या अपवर्ड ट्रेड में वापस बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके, तो बात होगी सन फार्मा की, लेकिन आपकी ट्रेड क्या होगी इस वक्त की राजेश जी? तो श्रेया जी, यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट पे बाय करने की सलाह है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन हमने पिछले 6-7 सेशन में स्टॉक में देखे और जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली और चार्ट पे बनते हुए दिखे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है यहाँ से 4750 की तरफ अप मूव कंटिन्यू करने का। पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 4640 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह है फ्यूचर्स में, और ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 4490 के आसपास। ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट, शानदार Q4 अपडेट और लगातार इस पे चर्चा हुई है। कमजोर मार्केट में भी इसने स्ट्रेंथ दिखाई और आज के सेशन में भी स्टेक में भी हमने थोड़ा सा पॉजिटिव साइड झुकाव दिखाया था और मतलब अच्छा मूव आया है इसमें। डीमार्ट में काफ़ी समय के बाद इस तरीके का मूव आ रहा है, ये अच्छी बात है। इस तरीके से जब डीमार्ट जैसे स्टॉक चलते हैं ना, क्योंकि काफ़ी रिटेल का कॉन्फिडेंस होता है ऐसे स्टॉक्स में, जब ये चलते हैं तो थोड़ा सा मार्केट के लिए भी एक अच्छा होता है। और देखिए, डीमार्ट जैसे स्टॉक्स में एक चीज़ तो है, देर सवेर आपका पैसा बनेगा, मतलब थोड़ा सा। और अभी भी अगर आप देखें, ये फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर नहीं है, ये वो फंसाने वाला IPO नहीं है। 300 रुपये पे IPO आया था, 600 रुपये पे लिस्टिंग हुई थी, अभी भी उस भाव से 15 गुना ऊपर है डीमार्ट। और इस बीच में मतलब तो ठीक है, मतलब ऐसे स्टॉक्स में फेजेस आते हैं जिसमें अंडर परफॉर्मेंस आती है, अब थोड़ा सा वापस आउट परफॉर्मेंस की फेज आ रही है। ओके, आउट परफॉर्मेंस की फेज, तो इसको आप बनाने की कोशिश करें। लेकिन एक बार निफ्टी लेकर आएगा स्क्रीन पर और निफ्टी अब आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा 22,925 के लेवल पर। 22,940 का सर हमने इंट्राडे आज हाई टच किया है। तो सवाल मेरा आपसे कि अगर क्लोजिंग 23,000 के ऊपर की होती है या फिर 23,000 ही मान ले,
तो क्या कंफर्मेशन मिल जाएगी कि बॉटम बन गया, हो गया, अब यहाँ से मार्केट नहीं गिरेगा? क्योंकि अभी तक संकेत की बात हो रही थी, कंफर्मेशन की बात नहीं हो रही थी। कौन सा वाला बॉटम? क्योंकि मैं तो इतने लेवल सुनता आ रहा हूँ ना, किसी ना किसी पे तो बॉटम बनेगा ही। देखिए श्रेया, बात यहाँ पे ये है, पैसा आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं इवेंचुअली, और मार्केट पैसा कैसे बना के दे रही है। 1 महीने से सेल करके पैसा बन रहा था, 2 दिन से पैसा थर्सडे से बाय करके दे रहा है। और जो थ्योरी है ना स्टॉक मार्केट में, टॉप से बॉटम, टॉप खराब अच्छी खबर पर और बॉटम खराब खबर पर बनता है, वो उस पर आज एक मोहर लग गई है। थर्सडे को तो सिर्फ एक थ्योरी थी, आज उस पर कंफर्मेशन मिला है। तो यस, मेरा व्यू तो यही है, मैक्सिमम क्या होगा, गलत पड़ेंगे तो आज का लो टूटेगा, या फिर अगर थर्सडे का लो टूटेगा तो ठीक है, लेकिन कम से कम अब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मार्केट लॉन्ग साइड पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अब हम। ओके, धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। पहले धमाकेदार ऑप्शंस के लिए राजेश पालवे जी हैं, पंकज जी हैं, मानस जी हैं। मानस जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। देखिए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए हेवल्स पे मेरा ध्यान है, जहां पर अभी तक तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, बट अब कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। तो हेवल्स का 1200 वाला कॉल ऑप्शन जो 48 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 39 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 70 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, हैवेल्स ये माइनस डी की पिक हो गई ऑप्शंस में। पंकज जी, आपके पिक ऑप्शंस में? श्रेया जी, मुथूट फाइनेंस के 3300 के 3300 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। 130 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। 112 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। ऊपर टारगेट 160 के मेंटेन करके चल सकते हैं। डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड क्लाइंट लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ओके, चलिए अब पालवे जी की ट्रेड बाकी। पालवे जी, आपकी ट्रेड धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। तोनू जी, यहाँ पे मेटल स्पेस पे सेल पे फोकस है, और जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे सेल में बनते हुए दिखी है, हमें लगता है यहाँ पे 160 एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन, जो कि करीब 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट इसमें 12 रुपए से 13 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 6 रुपए के आसपास। ओके, सेल ये हो गई पालवे जी की पिक। तो सेल, हैवेल्स और मुथूट फाइनेंस सुझा गया है ऑप्शंस में। फिलहाल सारे स्टॉक्स रखे रडार पर। अब आगे बढ़ते हैं और आपका फेवरेट सेगमेंट बुल वर्सेस बेयर की बात कर लेते हैं। Q4 के बिजनेस अपडेट के बाद आज बुल वर्सेस बेयर के लिए नायका चुना गया है। नायका फोकस में शेयर करीब 3%, हाँ लगभग 3% आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन बात करते हैं बड़े टाइम फ्रेम की, आगे शेयर में तेजी बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी, और ये बताएंगे नुपुर। और अगर गिरावट होगी नायका में तो क्यों होगी, तो ये बताएंगे आशीष। यानी कि आशीष बेयर बने हैं और नुपुर बुल के अवतार में, ग्रीन ड्रेस है तो बुल ही होंगी। शुरुआत कीजिए नुपुर फिर। बिल्कुल, 12 क्वार्टर के बाद श्रेया यहाँ पे एक अच्छा Q4 का अपडेट आते हुए दिखाए। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू की बात करें तो लेट 20s कंपनी ने रिपोर्ट किया, यानी कि 27-28% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी। 3 साल बाद इतना अच्छा क्वार्टर कंपनी के लिए यहाँ पर देखने को मिला है। इनफैक्ट कंसोलिडेटेड लेवल पे FY26 की भी बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी आती हुई नजर आई है। ब्यूटी सेगमेंट यहाँ पे 25% से ज़्यादा की ग्रोथ थी। फैशन में थोड़े कंसर्न्स थे, लेकिन वहाँ पर भी इस बार 40% की ग्रोथ आती हुई दिखी। तो आशीष, इस बार जो पिंक फ्राइडे सेल निकला था कंपनी का, वो काफी अच्छा निकला था। बिल्कुल सही आपने एंड नोट दिया अपना, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक यूजर की तरह नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह इस कंपनी को देखिए। बिल्कुल, आपको नंबर्स मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। मैं भी नंबर्स बताऊंगा आपको। 2021 की लिस्टिंग है नुपुर, याद करो क्या हाइप था। 1125 के आसपास का इशू था, 80% के करीब ऊपर प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद 5 पर 1 का इसने बोनस दिया था। स्टॉक वहाँ से अभी तक पैसा बना के नहीं दिया है उन स्तरों से। 2021 इतनी पुरानी लिस्टिंग है और ये हाइप सुन रहे हैं कि ब्यूटी का मार्केट है, कोरियन ब्रांड्स इसके पास हैं, नए नए एक्विजिशन करता जाता है, खबरों में बना रहता है, लेकिन पैसे नहीं बन रहे हैं पर किसी के। लेकिन पिछले 1 साल में जिसने किसी भी स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया हो, इंडेक्स ने परफॉर्म नहीं किया हो, एकमात्र स्टॉक था नायका जहां पे डबल डिजिट्स के गेन आते हुए दिखे थे। तो इसने यहां पे आपको आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। और इनफैक्ट जो कंपनी के खुद के ब्रांड्स, और डॉट इन की हाल ही में कंपनी ने एक्वायर भी किया था, 1000 करोड़ के पार ये जाते हुए दिखा है। और मार्केट प्लेस में ना नॉर्मली क्या होता है ना, मार्जिन के कंसर्न्स होते हैं। 15-17% के मार्जिन बनाती है मार्केट प्लेस, लेकिन अगर खुद के ब्रांड प्रमोट करती है ना कंपनियां, खुद के ब्रांड्स बेचती है ना, तो मार्जिन 50 से 60% होते हैं। और डॉट इन की जैसे ब्रांड्स देख लीजिए,
लीजिए, नायका कॉस्मेटिक्स देख लीजिए या कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, आपको मार्जिन अच्छे नजर आएंगे। और इसके अलावा जो कंपनी की ब्रांडिंग जो सेलेक्ट ब्रांड्स है ना, वहाँ पे ग्रोथ 50 से 100% आई है प्राइवेट लेबल्स में। नहीं, प्राइवेट लेबल्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? डॉट एंड की का। यही नाम सुन रहा हूँ, 3-4 बार आपने इसका जिक्र कर लिया। मैं सर्च कर रहा था कि क्या ब्रांड है, इसको अक्वायर किया था, वहाँ से रेवेन्यू उन्होंने 20 गुना स्केल अप कर दी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? कितना स्केल अप कर पाओगे? एक ही ब्रांड में कितनी तेजी आ सकती है, कितनी ग्रोथ आएगी? बोला कि यूजर्स की तरह ना बताएं तो डॉट एंड की का बहुत रनिंग प्रोडक्ट है। सनस्क्रीन आपको जरूरत पड़ सकती है, समर पीक पर है अभी फिलहाल, और इसी वजह से कंपनी के इतने अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे। और इंडियन ब्यूटी मार्केट की भी बात करें ना तो आशीष, नायका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि अगर किसी को कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए होता है टियर 2 या टियर 3 सिटी में, तो वो ऑनलाइन मंगा सकता है। और इनफैक्ट मेट्रो सिटीज में भी अब 60 मिनट्स की डिलीवरी कंपनी ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। तो 10 मिनट में ब्लिंकिट दे जाएगा, 60 मिनट्स क्यों कोई लेकिन आपको शायद ज़्यादा डिस्काउंट नायका पर मिलेगा। और इनफैक्ट ऑफलाइन स्टोर्स में कंपनी स्टार्ट करे, 300 से ज़्यादा स्टोर हो गए इस क्वार्टर में, 26 स्टोर्स जोड़े। और जब ऑफलाइन प्रेजेंस होती है ना आपकी, तो ज़्यादा कस्टमर का जो है वो आपके ऊपर भरोसा बढ़ता है, प्रेजेंस ज़्यादा दिखती है, और इसी पर कंपनी का पूरा फोकस बना हुआ है। देखो, मिंत्रा है इस बिजनेस में, अमेजोन है, रिलायंस का टीरा है, सब यही काम कर रहे हैं। मैं इतनी महंगी वैल्यूएशन क्यों दूंगा? ब्लिंकिट पर भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, स्विगी पर भी अवेलेबल है, तो किस बात का प्रीमियम है? सबसे बड़ी दिक्कत की बात मैं बताऊं, एक तो पैसा नहीं बना, और दूसरी बड़ी बात है कि क्या वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। मतलब टीटीएमपी तो इसका देख के डर लग जाता है, 400-400 टाइम्स का टीटीएमपी है इसका। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अभी का FY27 FY28 का देख लें, FY27 ऑलमोस्ट 150x, FY28 तक भी चले जाऊं तो वो भी 100 से ज्यादा का पी है। इतना क्या खास कर रही है कंपनी? ग्रोइंग कंपनीज में EV2 सेल्स देख लें तो 6 से 7%, 6 से 7 टाइम्स ही आपको दिखेगा आशीष। महंगा स्टॉक है, बहुत ज्यादा महंगा है। ओके, महंगा स्टॉक है, आशीष का तर्क है, लेकिन एक साल में कंपनी ने पैसे बनाकर तो दिए हैं। और जो नुपुर ने बात उठाई सर, नायका नाउ 60 मिनट डिलीवरी, एक और वेंचर है नायका फैशन भी, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यूज़र की तरह नहीं, एज एन एंकर मैं पूछ रही हूँ। सर क्या टिक होगा आपका नायका पर? डॉट एंड की इनका है जी, बाकी में ग्रो कर रहा है। मतलब मैंने भी बहुत टाइम के बाद इनका एक प्रोडक्ट इनफैक्ट मैं भी यूज़ ऑर्डर किया था, मुझे नहीं पता था वैसे इनका है फ्रैंकली। तो खैर, मतलब ग्रोथ तो है। देखिए, इसमें मेरा मानना ये है, कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनमें टाइमिंग मैटर करती है। ये उस तरीके का स्टॉक है, ये बाय एंड फॉरगेट स्टॉक नहीं है, लेकिन ये ऐसा स्टॉक भी नहीं है कि जिसे आप कभी लुक ना करें। अब जैसे जो बात कही आशीष ने, अगर आप IPO से लेके बैठे हैं, अब तक पैसा नहीं बना, लिस्टिंग के बाद से लेके बैठे हैं, अब तक पैसा नहीं बना, 2 साल का चार्ट ले आइए इसका। लेकिन अगर आपने वेट किया, वो सब पूरा का पूरा जो एक क्या बोलते हैं इसको, एक जो हाइप क्रिएट होती है वो निकलने का आपने वेट किया, उसके बाद आपने लिया, तो अच्छा पैसा बनाया। और मैं दिल से चाहूँगा कि नायका अच्छा करे, क्योंकि एक फाल्गुनी नायर जी का एक चीज़ है कि एक इतना अच्छा एस्टेब्लिश्ड बैंकिंग करियर छोड़कर एक कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड में आके ट्राई करना। एक क्या होता है, एक बैंकर है, वो एक ट्राई करता है कि चलिए मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ी किसी चीज़ पे काम करता हूँ या किसी प्राइवेट इक्विटी पे काम करता हूँ, कुछ करता हूँ। एक कम्प्लीटली डिफरेंट बिजनेस को इस तरीके से स्टार्ट करना, वैसे भी जो होम ग्रोन बिजनेस होते हैं वो मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा करें, दिल से चाहता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि अच्छा करे। लेकिन वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं इस लेवल पर, लेकिन ट्रेडिंग प्ले है ये, ट्रेडिंग प्ले, इसको मैं उस तरीके से देखूँगा। बाकी नूपुर, आशीष, डिबेट अच्छी थी, फिर से एक बार थैंक यू सो मच। आज और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सर, जब मैं आवाज़ एंटरप्रेन्योर करती तो फाल्गुनी जी के एक बहुत ही क्लोज क्लासमेट से मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने नायका का नाम रखा है, और मैं पूछा कि नायका का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि महिलाएं नायक बने अपनी जिंदगी में। नायका का मतलब नायका है, उसमें क्या है, मतलब उसमें क्या रॉकेट साइंस है? नायका तो नायका है। बहुत इंटेंशन जो है बहुत अच्छी है, नायक बने लड़कियां, लीडरशिप रोल अपनाए, तो नायका का मतलब भी वो है, तो काफी अच्छी चीज। चलिए ठीक है, खैर ये बात हो गई नायका की, और स्टॉक ने खैर अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ सत्रों में। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और शो का फ्लो आगे बढ़ाते हैं। 4 का चौका, इसकी शुरुआत करेंगे। सस्ता ऑप्शन राजेश पालवे जी से लेंगे, फिर चलेंगे पंकज जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, सौमिल जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए नीरव जी हैं हमारे साथ। तो राजेश जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो अनुज जी, यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट पे फोकस है। स्टॉक में करेक्शन के बाद यहाँ पे रिवर्सल के साइन बनते हुए दिख रहे हैं, और देखें तो ये पूरा सेक्टर ही एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है।
हमें लगता है यहाँ पे 115 के कॉल ऑप्शन पे फोकस किया जा सकता है, जो कि करीब 4 रुपये 25 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बाय करने की सलाह है और अपसाइड के टारगेट इस कॉल ऑप्शन के 7 रुपये से 8 रुपये की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 3 रुपये के आसपास। विशाल में कमाट ये हो गया सस्ता ऑप्शन में राजेश पाल विजय का पिक, और पूरे स्पेस में, इस रिटेल स्पेस में रैली देखने को मिल रही है। एफएनओ सुपरस्टार पंकज जी, कौन सा स्टॉक? श्रेया जी, जियो फाइनेंस के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 233.90 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है और लोअर लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस विद बेटर वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे नजर आ रहा है। 1 से 2 दिन का नजरिया रहेगा। मुझे लगता है 230 के स्टॉप लॉस के साथ में प्ले करना चाहिए। ऊपरी लेवल पर 240 242 तक के रेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब सोमिल के पास चला जाए। सोमिल जी बताइए आपकी ट्रेड। मेरी ट्रेड होगी मुथूट फाइनेंस पर। मुथूट फाइनेंस में आज के ट्रेडिंग सेशन में 20 और 200 डेली मूविंग एवरेज की ऊपर ट्रेड कर रहा है, कट हुआ है। जो कंसोलिडेशन लास्ट 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। मैं एक प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। एक अच्छा मोमेंटम है, मोमेंटम इंडिकेटर्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो स्टॉप लॉस रखेंगे 3160 और टारगेट रहेगा 3490। ओके, मुथूट फाइनेंस सोमिल जी की पिक होगी। मिड कैप में नीरव जी, कौन सा स्टॉक? देखिए, तो मिड कैप में जो मेरा आज पिक होगा वो होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर हम Q3 के आंकड़े की बात करें तो बहुत ही अच्छे आंकड़े थे। प्रॉफिट को लेकर के जो आंकड़े थे बेहतर थे, टॉप लाइन अच्छा था, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। एंड अगर Q4 की बात करें तो जो अभी तक के जो आंकड़े हमें देखने मिले हैं प्री क्वार्टरली अपडेट, बिजनेस अपडेट्स, तो वहाँ पर भी जो एडवांस ग्रोथ जो देखने मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 25% YOY बेसिस से है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक काफ़ी अच्छा बॉटम ऑलमोस्ट बन चुका है यहाँ पे। 2 से 3 महीने का व्यू है, तो 950 का आप टारगेट लेकर के इसमें निवेश कर सकते हो। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये पसंदीदा स्टॉक हो गया मिड कैप फंडम में। फटाफट से रिकैप लेकर आइए। 4 का चौका का हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। विशाल मेगा मार्ट सुझाए राजेश पाल वैज्य ने 115 का कॉल लेना है आपको। 7 से 8 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 3 का स्टॉप लॉस लगाएं। एफएनओ सुपरस्टार के लिए पंकज जी कह रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल के फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं। 240 250 का टारगेट है, 230 का स्टॉप लॉस। चार्ट का चमत्कार के लिए सोमिल जी कह रहे हैं मुथूट फाइनेंस 3490 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 3160 का स्टॉप लॉस। और मिड कैप फंडा में अभी नीरव जी ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बताया है मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आप रख सकते हैं रडार पर। 950 के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्रूड की बढ़ती कीमतों के बावजूद रिटेल दाम नहीं बढ़ने का असर ओएमसीज पर दिखने लगा है। ओएमसीज अब रिफाइनरीज को डिस्काउंटेड रेट की पेमेंट करेंगी। सीएनबीसी टीवी 18 की सोनल से पूरी डिटेल समझते हैं। गुड आफ्टरनून सोनल, बताएं। अब आप याद रखिए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज प्राइसेस नहीं बढ़ा पाई है। रिटेल लेवल पे अभी भी हम उतना ही पे कर रहे हैं जितना हम वॉर से पहले पे कर रहे थे। हाउएवर गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कट करके ओएमसीज को थोड़ा रिलीफ दिया है। और ये भी ध्यान रखिए, रिफाइनरी से लेकर मार्केटिंग सेगमेंट तक रिफाइनिंग ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, जो कि इंटरनल बेंचमार्क है, इंटरनल प्राइसिंग है दोनों सेगमेंट्स में, जिसपे फ्यूल ऑयल ट्रांसफर किया जाता है मार्केटिंग के लिए। सो कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है और फिर वो मार्केटिंग कंपनीज को दिया जाता है जो आगे हम लोगों को बेचते हैं, इंडस्ट्रीज को बेचते हैं। ये भी ध्यान रखिए 2014 में हमने डीरेगुलेशन देखा था जहां पे गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल की प्राइसेस नहीं डिसाइड कर रही थी, बट नाउ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ये बोला गया है रिफाइनिंग कंपनीज को कि दे विल डिसाइड द प्राइसिंग। और अब वो ये रिफाइंड पेट्रोल और फ्यूल रिफाइनिंग कंपनीज से डिस्काउंटेड प्राइस पे लेंगे और 60 रुपए प्रति लीटर का डिस्काउंट ऐसा रिपोर्ट किया गया है। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट ये बात बहुत टाइम से चल रही है जब से वेस्ट एशिया वॉर चालू हुआ है। क्योंकि आप याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने भी ये कहा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पेट्रोल पे 24 रुपए का लॉस बना रही है और डीजल पे ऑलमोस्ट 105 रुपए का लॉस बना रही है। तो एक बहुत बड़ा लॉस है, बड़ा अंडर रिकवरी है जो इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जा रहा है। एंड दैट्स व्हाई ओएमसीज कह रहे हैं कि पूरे सेक्टर को ये लॉस का इंपैक्ट होना चाहिए, सिर्फ वो अपनी बुक्स पे ना ले। इसकी वजह से वो रिफाइनिंग कंपनी, स्टैंड अलोन रिफाइनिंग कंपनीज लाइक चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल को बोल रहे हैं कि आप
हमें ये फ्यूल्स डिस्काउंटेड प्राइस पे दे जो बाकी आगे जाके रिटेलर्स को नॉर्मल प्राइस पे दिया जाएगा। इससे कुछ लॉस का इम्पैक्ट इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे कम आएगा। इट इज़ अ बिग इम्पैक्ट क्योंकि स्टैंडर्ड ओन रिफाइनर से रिफाइन करके कच्चे तेल को आगे बेचते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, सो उनके मार्जिन पे बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे तो ऑलरेडी लॉसेज हो रहे हैं, तो इसके लिए ये जो सेक्टर है इस पे दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुक्रिया सोनल, बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। और वो जो लाइन थी ना, ये वाली लाइन ध्यान रखिए, सरकारी ओएमसीज को पेट्रोल पर 24 रुपये और डीजल का देख रहे हैं आप, डीजल का 105 रुपये पर लीटर का लॉस है। अभी लॉस जो है ना, अंडर रिकवरी कह लीजिए इसको, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस में मार्केट में इस तरीके का प्राइस मिलता है, तो उस तरीके से खैर प्रॉफिट भी काफ़ी कमाए इन्होंने। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सरकार अब एक्साइज तो नील कर चुकी है, अब अगर ये बास्केट इसी लेवल पे रही, इलेक्शन ख़त्म होंगे उसके बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा तो पास ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक और रीज़न है कि ओएनजीसी जैसे स्टॉक पर ना बहुत एग्रेसिव बुलिश कॉल आप नहीं ले सकते। अभी तो बात यहाँ पर सिर्फ एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो की है, लेकिन कल को अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो ओएनजीसी को भी शेयर करना पड़ेगा, ये तो आप मान के चले। तो खैर एनीवे, मार्केट में थोड़ा सा ये अभी भी एक रिस्क फैक्टर तो रहेगा। अब बात करते हैं आरबीआई की, एमपीसी की। आज से बैठक शुरू हो रही है एमपीसी की, 3 दिन की बैठक है, ध्यान रखिएगा। बुधवार को फैसला आएगा सुबह 10 बजे। सीएनबीसी आवाज़ भी एक एमपीसी करती है, जिसमें एक हम पूछते हैं कई सवाल। आशीष से सारे डिटेल्स जान लेते हैं कि क्या कह रही है हमारी एमपीसी। आशीष बताइए। कोशिश ये है इस एमपीसी के थ्रू समझने की कि जब आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी वेडनेसडे को सुबह 10 बजे आ रही होगी तो क्या लाइकली आउटकम्स हो सकते हैं। एक तो ध्यान रखिए, बहुत अनसर्टेन एनवायरनमेंट है। एमपीसी मेंबर्स स्पेसिफिकली कह ही रहे थे कि इस ऑनगोइंग क्राइसिस, वेस्ट एशिया क्राइसिस की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। इससे पहले जो एमपीसी बैठी थी वो 6 फरवरी को बैठी थी, क्रेडिट पॉलिसी का आउटकम आया था। तब से अब तक में बहुत बदलाव हो गया है। वो फरवरी का काम था और अब हम अप्रैल के केओस और कमोशन में बैठे हुए हैं। टफ होगा एमपीसी मेंबर्स के लिए। पहला सवाल था कि भाई रेट साइकिल में वो जो रेट कट साइकिल है वो तो खत्म हो गई, बट ऑब्वियस है, पर ब्याज दरों को लेकर एमपीसी या आरबीआई क्या फैसला लेगा? क्या स्टेटस को मेंटेन करेगा या दरों में एक सरप्राइज हाइक आता हुआ नजर आएगा? तीनों एमपीसी मेंबर्स कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं, इस बार एक स्टेटस को पॉलिसी होगी। अगला सवाल था, क्योंकि सबसे बड़ा सरदर्द ऑफ लेट इस वेस्ट एशिया क्राइसिस का है कच्चा तेल। कितना समय हो गया $100 प्लस के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ। क्या आरबीआई और उसकी एमपीसी FY27 इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के इन्फ्लेशन फोरकास्ट को सिग्निफिकेंटली बढ़ाएगी? 3 विकल्प थे। 4.5% के बियॉन्ड ले जाएगी, अपवर्ड रिवाइज करेगी, मार्जिनल ट्वीक करेगी यानी कि 4.25% के आसपास, या फिर इस बार लुक थ्रू करेगी यानी कि मान के चलेगी कि टेम्पररी हिच है, आगे दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। एमपीसी मेंबर्स कह रहे हैं आप महंगाई के अनुमान काफी हद तक बढ़ते हुए और इनफैक्ट 4.5% के ऊपर जाते हुए एक्सपेक्ट करिए। तीसरा सवाल था, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही हैं, सप्लाई को लेकर दिक्कतें हैं, क्या आरबीआई जीडीपी को डाउनग्रेड करेगी? 2 एमपीसी मेंबर्स कह रहे हैं अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू ही हुआ है। आरबीआई शायद कुछ क्वार्टर्स का इंतजार करे क्लैरिटी के लिए। अदिति नायर ने जरूर कहा है कि 7% के नीचे डीजीपी की बात हो सकता है आरबीआई इस बार आके करे। टफ होने वाला है मामला, ध्यान रखिएगा। करेंसी का क्राइसिस, थर्सडे को रुपया 95 के लेवल से फ्लर्ट कर रहा था जब आरबीआई ने इंटरवीन करा। क्या करेंसी इंटरवेंशंस की बात इस बार की क्रेडिट पॉलिसी में होंगी? मिक्स्ड रुझान है, पर मदन सही कह रहे थे। मदन कह रहे थे करेंसी की बात आमतौर पे आरबीआई नहीं करता, जो बातचीत होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, तो ऐसा कोई करेंसी रिलेटेड मेजर शायद आप एक्सपेक्ट ना करें क्रेडिट पॉलिसी में। अगला सवाल था कि इस बार तो दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा, पर जिस तरह से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट करें इस फाइनेंशियल ईयर जैसे से आगे बढ़ेंगे दरों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ती हुई? सिर्फ मदन इस समय कह रहे हैं हाँ 25 बेसिस पॉइंट, और हो सकता है दिसंबर के आसपास वो रेट हाइक की संभावना बढ़ रही है। दरों में गिरावट का सिलसिला खत्म हो चुका है, जो भी होगा अब बढ़त की तरफ हम बढ़ रहे होंगे। और एक आखिरी सवाल और डाल दिया था मैंने, कंसेंसस तो है कि रेपो रेट में छेड़छाड़ नहीं होगा, पर ड्रामा अब है स्टांस को लेकर। अगर हॉकिश साउंड कर रहे हैं तो क्या न्यूट्रल का स्टांस आरबीआई बदलेगा या नहीं बदलेगा?
इंटरेस्टिंगली तीनों का कहना है स्टैंस वो जो रुख न्यूट्रल का है इस बार कंटिन्यू करेगा। ना आरबीआई दरों में छेड़छाड़ करेगी, ना आरबीआई स्टैंस में बदलाव करेगी, पर कमेंट्री पे ध्यान रखिएगा, शायद हॉकिशनेस का तड़का वहां पे आपको नजर आए। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष ये बात समझाने के लिए। और ये बात सही कि आशीष ने एकदम से आरबीआई से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो एकदम स्टांस चेंज कर लेगा, लेकिन कमेंट्री पर नज़र रखें। और आई थिंक अगर क्रूड इस तरीके से 3 हफ्ते और चला तो वो जो सेकंड हाफ में रेट हाइक की बात है, वो जो एक ही हाँ है बाकी दो नहीं है, वो तीनों हाँ में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस बात का रिस्क रहेगा। तो खैर पॉलिसी आएगी, ध्यान रखिएगा परसों, तो परसों इस पॉलिसी की कवरेज में जुड़िएगा हमारे साथ। मीनवाइल एक बार स्टॉक लेकर आइए जरा बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एकदम से पंख लगे इस स्टॉक में और देखिए किस तरीके से भागा ये स्टॉक। 2985 पर इस समय ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। एक बार इसका मुझे 52 वीक हाई और लो की प्लेट दिखाइएगा जरा बीएससी की। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पता है मार्केट कहाँ का कहाँ गिर गया, बीएससी नहीं गिरा। मतलब देखिए इसको गिरना नहीं कहेंगे ना, 3227 वाला अभी भी अगर 3000 के करीब ही है तो उस हिसाब से तो कहीं ना कहीं इसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ रही। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बीएससी। यहाँ पर मानस जी बीएससी का चार्ट देखिए एक बार, कोई व्यू स्टॉक पर। देखिए व्यू तो पॉजिटिव है और मेरा समझना है कि इस बार जो 3025 का हर्डल है उसको क्रॉस करके 3200 रुपए की तरफ बीएससी जाने की कोशिश करेगा। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा, 2900 का स्टॉप लॉस लगाना है और 3200 रुपए की टारगेट सेट करने हैं। ओके चलिए, मीनवाइल निफ्टी लेकर आइए। और आई थिंक जो हमने टारगेट्स रखे थे श्रेया 22,950 से 23,000 के, उसमें से ऑलमोस्ट अचीव हो गए। 950 का तो आ ही गया, 23,000 भी मुझे लगता है नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर है। अब बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कैरी करूँ कि नहीं करूँ। देखिए ये ट्रिकी सवाल है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ट्रिकी सवाल है। क्लोजिंग स्ट्रेटेजी में ही पूछूं, क्लोजिंग स्ट्रेटेजी में पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा इसका, लेकिन ये ट्रिकी सवाल है क्योंकि क्या कहेंगे वो। लेकिन इसमें आपके पास एक अच्छी चीज़ पता है क्या है, अब वो बेकार से बेकार बात भी कह रहे हैं। उन्होंने ऐसी बात कह डाली, नाश कर दूंगा, नरक में भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मार्केट ने कोई नहीं, हम देख लेंगे। तो इससे ज़्यादा तो क्या ही गलत ख़राब करेंगे, है ना। और मार्केट अभी भी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। ये तो लोगों की हिम्मत कहाँ हो रही लेने की, बता दीजिए कितने लोगों की हिम्मत हुई है लेने की थर्सडे के बीच में और आज के बीच में। मार्केट ऐसे ही चलता है। तो मार्केट जब चलता है ना, शुरू में तो ऐसे चलता है, लोगों को पता ही नहीं है कि यार हिम्मत किसी की नहीं हो रही चलने की। आज भी कोई ले रहा, लेने से पहले डर रहा है, 40 पॉइंट भागता है निफ्टी, बुक कर लूँ कहीं वापस ना गिर जाए। तो इसीलिए तो मार्केट नहीं गिर रहा है, क्योंकि एकदम से मार्केट में हर कोई डरा हुआ है इस समय। डर की वजह से एक मार्केट को एक थोड़ा सा एक फैक्टर मिला है कि अब मार्केट थोड़ा सा चल रहा है। चलिए, सोहम एसेट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ संजय पारिक हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पास 30 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। काफ़ी सेक्टर्स हैं जिन पर ऑयल एंड गैस, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, बैंकिंग, आईटी, जिनमें अच्छी पकड़ है इनकी। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या व्यू है इस समय। संजय जी गुड आफ्टरनून। संजय जी बताइए, इस समय क्या मार्केट में वॉर रिलेटेड करेक्शन खत्म हुई? क्या अब जो थर्सडे का लो था 22,200 के आसपास का, क्या अब वो एक लक्ष्मण रेखा होगी मार्केट के लिए? Yeah, Ruchi, so I can tell you what we're doing and we are telling our clients. So first, we are systematically as a family investing in our fund slowly, and we are telling the same to our client कि slowly and steadily आप exposure increase कीजिए, because you know you never get great entry point and great news. There is uncertainty, and honestly, none of us know that you know what will be the end solution. बट ओनली एक है कि ये बहुत लंबा नहीं चल सकता, वेदर इट इज 10 days, 15 days, मे बी अ मंथ, एंड यू नो द होल लॉजिस्टिक बॉटलनेक इज सो हाई दैट कोई तो सोल्यूशन निकलना पड़ेगा। एंड एज सेड टुडे दैट इज नॉट क्लियर, बट द स्टेक्स आर सो हाई that even US will at a point want to budge down a little bit and get a resolution. So हमारा framework यही है कि ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, because you need to have a framework. वरना आप you can't just act. And with that framework, हम slowly and steadily we are investing in our fund, and fund में से भी हम invest कर रहे हैं। हमारा large cap focus है। At least 70% always has been large cap. Right now, 78% is in large cap.
and we're finding a lot of value, but we are slowly accumulating. ओके संजय जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। एक अच्छी खबर आपने बताई कि अब शायद मार्केट में करेक्शन खत्म हो रहा है और धीरे धीरे आप पैसे भी डिप्लॉय कर रहे हैं। तो लार्ज कैप में तो मैंने समझा कि आपका ज़्यादा एक्सपोजर है, लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स की बात करूँ संजय जी, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो यहाँ पर कैसी स्थिति नज़र आ रही है आपको? यहाँ पर आपका टेक क्या होगा? श्रेया, सो वहाँ पर हमारा स्ट्रेटेजी नाउ इट्स वी आर इन द 4th ईयर एंड हमारा स्ट्रेटेजी यही है कि if within small cap without compromising on quality, if you're getting at a very good value, look for those there. I mean, we're not ever कि हमें नहीं चाहिए। एक लेवल था जब बहुत ज्यादा फ्रॉड था तो हम लार्ज कैप बहुत ज्यादा था हमारे पास। एज ऑफ नाउ अभी हमें लग रहा है कि सिलेक्टिवली मिड एंड स्मॉल कैप में काफी जगह वैल्यू इमर्ज हो रही है। तो कहीं किसी का अगर रिडेम्पशन है, कहीं बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन से कोई स्टॉक बिका है, और इफ आवर वर्क इज रेडी, हमारे खाली गाइडलाइंस है वहां पर कि हम कमोडिटी मिड कैप नहीं लेंगे, हम सेक्युलर बिजनेसेस में रहेंगे एंड प्राइस वैल्यू गैप बहुत ज्यादा चाहिए। एंड देन इफ दैट क्वालिटी, आई मीन द होल थिंग suffices, then hum log definitely are open to participation, and we are seeing from the lows, some of them are more than 20-25% also. So it's still not एक साथ सब नहीं move हो रहा है, but clearly value emerge हो रही है वहाँ, you are able to see participation also. ओके, बैंकों के अपडेट्स आए, आपने देखे होंगे। कितना भरोसा करें इन अपडेट्स पर, क्योंकि शायद अभी इकोनॉमी पर असली इम्पैक्ट वॉर का आना बाकी है, लेकिन बैंक निफ्टी 61,000 से करेक्ट हुआ 50,000 तक। क्या अब लार्ज बैंकों में वापस पोजीशन बनाने का समय है क्या? So we are into all larger banks. हमारे पास ICICI, Axis, SBI and HDFC Bank, all four put together, I think 26-27% है, and then Canara Bank भी है। So एक है कि इंटरेस्ट रेट्स बॉटम हो गए, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। इट्स जस्ट दैट व्हेन विल द इंटरेस्ट रेट राइज, इट डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेशन वेदर इट इज स्टिकी और नॉट, और आपने अभी रिसेंटली कवर किया बहुत अच्छी तरह से। बट इंटरेस्ट रेट साइकिल इज डेफिनेटली बॉटम, वो क्लियर है। सो एज वी मूव अप, इट विल एक्चुअली बेनिफिट देम, द बैंक्स, इन टर्म्स ऑफ द स्प्रेड्स एंड NIMs. It could be based on the competition, it could be less or it could be more, but certainly they will benefit. So that's the first thing. Secondly, asset quality pain due to this crisis, I think it's too early because सबकी balance sheet बहुत बढ़िया थी। We're not saying नहीं हो सकता, अगर ये थोड़ा लंबा चला तो डेफिनेटली मिड कॉर्पोरेट में, SME में asset quality pain रिटेल में भी आ सकता है। तो ये this is a monitorable and hence markets is also little volatile and not clear, but मुझे लग रहा है कि again it comes to the framework कि अगर ये लंबा नहीं चलेगा, then I think the balance sheet, the excess provision जो banks में हुए हैं, उसमें हमें नहीं लगता है कि कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा, and then that will be a phenomenal opportunity to buy. So again, banking with the same strategy कि slowly and steadily आप buy कीजिए, so you get a good average and volatility का भी आप advantage ले सकते। ओके, तो संजय जी, बैंक्स के अलावा, अगर आपने अभी कहा कि धीरे धीरे निवेश बढ़ाना चाहिए बाजार में, तो बैंक्स के अलावा और कौन से स्पेसेस में आपने रुझान, अपना एक्सपोजर जो है वो बढ़ाया है? तो श्रेया, हमारा ब्रॉड व्यू है, एंड दिस इज नाउ 4th ईयर, द डोमेस्टिक ओवरवेट, ग्लोबल अंडरवेट, ये थीम थी, एंड उसमें टुडे वी आर ओवरवेट ऑन डिस्क्रिशनरी, जहाँ नियर टर्म पेन हो सकता है, बट वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है। Financials is what we like overall. Banks may be a mild underweight. NBFCs we are overweight, so there we like. Telecom is what we like. We also like capital goods. Cement में near term oversupply है, cost push inflation आएगा, but अभी valuation बहुत comfortable है, तो large cap cement, and हमें पता है कि शायद cost push inflation आएगा, but valuation बहुत comfortable है। So that's what we like, and ports is what we like. So वहाँ पर we are invested. So all the domestic plays
we are quite positive. And utilities, power sector में utilities is what we. ओके तो ये कुछ स्पेसेस जहाँ पर आपकी नजरें रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया संजय जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और खुलकर सारे स्पेसेस पे अपनी राय रखने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और लेकर आइए निफ्टी स्क्रीन पर। और अब 22,972 का हमने जोन टच किया और सर डेज हाई पर हम क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं आज के सेशन में। तो क्लोजिंग स्ट्रैटेजी जो उस वक्त आप पूछ रहे थे और डिटेल में समझना चाहूँगी क्या कैरी करें कल के लिए? देखिए अगर आपका थर्सडे का लॉन्ग है तो बिंदास कैरी करें, फिर तो क्या डरने की ज़रूरत है। अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने 22,200 पे तो क्या कोई नहीं ले पाया होगा, कोई भी नहीं ले पाया होगा। एवरेजिंग की हो तो ले पाए हो, अलग बात है, वरना कोई नहीं। आप सपोज करिए 22,500 से लॉन्ग है ना, और आज मार्केट ने एक बार फिर ऑलमोस्ट उस लेवल को टेस्ट करा। अगर आप उस लेवल के लॉन्ग है तो आप कैरी करें। अगर आपने 1 घंटे पहले लिया है तो फिर अपने आप को हेज करें। फिर एक पुट ऑप्शन के थ्रू अपने आप को हेज करना थोड़ा आपके लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाज़ार में अभी बड़ी वाली तेज़ी बाकी है और निफ्टी पर 23,500 और बैंक निफ्टी पर 53,500 ये एक मूव पेंडिंग है जहां पर मैं अपनी पोजीशन को रिव्यू करूंगा। अपनी पोजीशन से मेरा मतलब अपने व्यू को वो करूंगा, है ना। नहीं बोलना ज़रूरी होता है कई बार कि क्या कुछ भी बोल देगा ना। तो आज का लो जो है ना वो अब मुझे लग रहा है कि शायद एक नया ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा इस मार्केट में। और देखिए मार्केट में फेजेस आते हैं। मैं फिर बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, आपको मार्केट के साथ बदलना आना चाहिए। और मैं ठीक है, मुझे खुशी है इस चीज़ की कि हमने वो पूरा 24,800 से 22,200 का मूव प्ले किया और वो टचवुड सही प्ले हुआ, लेकिन अब उसको बदलने का समय आ गया। थर्सडे को आ गया था और थर्सडे को, और बहुत लोगों ने कहा जब 22,500 22,600 पर जब शॉर्ट कवर करने के लिए कहा कई लोगों को, फिर 22,200 तक गया। मैं तो कहता हूँ अच्छा है वो। कभी भी आप ना, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, कभी भी आप कोई अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करें ना, आप उम्मीद करें, होप करें कि वो थोड़ा और गिर जाए। क्योंकि आप अगर एकदम बॉटम पे कवर करें या टॉप पे कभी ना बेचें, आपके बेचने के बाद थोड़ा सा और चल जाए तो खुशी मनाइए उसकी। उसको समझिए कि उस किसी और का भला हो गया आपके खरीदने, आपके बेचने के बाद, तो वो बेटर है। तो कभी टॉप या बॉटम एकदम पकड़ना नहीं चाहिए, है ना। हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि एक बार वो बन जाए उसके बाद का मूव आप प्ले करें, वो बेटर भी होती है अप्रोच। चलिए अब एक काम करते हैं, नूपुर के पास चलते हैं आज के डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर बताइए। बिल्कुल, आज डीलर्स के डेस्क पे कंजम्पशन और रिटेल के स्टॉक्स आते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट उम्मीद है कि क्वार्टर 4 के अपडेट्स जो बचे हुए रिटेल कंपनीज के वो भी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखेंगे। सबसे पहले टाइटन पे बाय की खरीदारी की राय आती हुई दिखी डीलर्स की डेस्क से। यहाँ पे हो सकता है सेंको के बाद आपको करीबन 45-50% की ग्रोथ क्वार्टर 4 में देखने को मिले। मजबूत क्वार्टर 4 अपडेट की उम्मीद के चलते यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन डीलिंग रूम से आती हुई दिखी है टाइटन पर। दूसरा स्टॉक है विशाल मेगा मार्ट। यहाँ पर भी फोकस करके चलना है। डी मार्ट और वी मार्ट के बाद तो हो सकता है यहाँ पर भी क्वार्टर 4 के अपडेट्स की जो उम्मीद है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। उसी के चलते विशाल मेगा मार्ट भी आज फोकस में 40% से ज़्यादा का ओपन आई में यहाँ पे जंप देखने को मिला है। स्टॉक 5% ऊपर भी है। तो बाइंग रिकमेंडेशन टाइटन और विशाल मेगा मार्ट पर। ओके, डीलर्स के रडार पर है टाइटन और विशाल मेगा मार्ट। शुक्रिया नूपुर जानकारी के लिए। तो डीलर्स का तो हमने समझ लिया कौन से स्टॉक्स पर उनकी नजरें, लेकिन हमारे पैनल क्या पिक कर रहे हैं अब वो समझ लेते हैं। एसटीबीटी या बीटीएसटी की शुरुआत कर लेते हैं। राजेश पालवे जी, शुरुआत आपसे बताइए, क्या कैरी करेंगे कल के लिए, एसटीबीटी या बीटीएसटी? तो श्रेया जी बीटीएसटी ही कैरी करेंगे और हमें लगता है जिस तरीके का मोमेंटम बना है, ऑलमोस्ट हम 23,000 की दहलीज पे आ चुके हैं। तो हमें लगता है यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड होगा, शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होते हुए दिखेगी 23,000 के ऊपर। हमें लगता है यहाँ पे आरबीएल बैंक को कैरी किया जा सकता है एज ए बीटीएसटी। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन थ्रू आउट द डे देखने को मिली है। जिस तरीके से डेली वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट प्लेस्ड है, यहाँ पे हमें लगता है 325-330 की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 316 रुपए के आसपास। आरबीएल बैंक से आज का हमारा सुबह हीरो ऑफ द डे भी था। हम सुबह बात की थी इसके कि आज का हीरो ऑफ भी हो सकता है, और पूरी तेज़ी स्क्रीन पर प्ले हुई है। 302 पर ओपन हुआ था, 302 पर ओपन हुआ था ये, और उसके बाद अब देखें आप, चलिए ठीक है 302 पर तो कोई क्या ले पाया होगा, लेकिन 306, 7, 8 तक भी अच्छा मौका मिला बाय करने के लिए, और 319 तक गया। और पूरा फैक्टर बताया था कि आपको कि क्यों इस तरीके से यहाँ पर स्टॉक आएगा।
बाकी क्या है ना कि थोड़ा सा हमारी वो आदत है नहीं कि हर चीज़ का ढोल पीटने का, है ना, वो पुराना वीडियो चलाने का, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, मतलब अच्छा मूव अच्छा है 6% के करीब का। अब गाबा सर से ट्रेड ले लें। गाबा सर, कल की ट्रेड? मेरा ध्यान है एक्चुअली एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेच हो चुके हैं, डाउन साइड अनस्ट्रेचिंग खेल रहे हैं, बाउंस बैक कैंडिडेट। ट्रेड करें 772 पर, स्टॉप लगाएंगे 765 का, टारगेट रहेगा 790। एचडीएफसी बैंक प्योरली अ बाउंस बैक अनस्ट्रेचिंग कैंडिडेट। ओके, एचडीएफसी बैंक निचले स्तरों से यहाँ पर अच्छी रिकवरी, और क्वार्टर 4 अपडेट काफी स्ट्रांग थे, डे हाइपर को हो रहा है क्लोज। गाबा सर, ये कैमरा चेंज किया है क्या आपने? नहीं सर, एक डिस्क्लेमर देना भूल गया, इसमें पोर्टफोलियो स्टॉक, कैमरा तो सेम है। अच्छा, पोर्टफोलियो स्टॉक भी, लेकिन तस्वीर आज अच्छी आ रही है आपकी, तो बैकग्राउंड चेंज लग रहा है। खैर, ये गाबा सर की पिक हो गया। एचडीएफसी बैंक डे हाइपर बंद हो रहा है। पंकज जी, आप भी बीटीएसटी चुनेंगे? जी श्रेया जी, बिल्कुल। बीटीएसटी में वोल्टास पे नजरें हैं, एक लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर काफी बढ़िया एक चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहा है, हाई राइज के फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो 1250 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 1235 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 1275 1280 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। वोल्टास डे हाइपर क्लोज होने की तैयारी है, पूरे स्पेस में अच्छी तेजी। मानस जी, आपकी पिक? देखिए, ग्रासिम पे खरीदारी करके जाएंगे। ग्रासिम ने एक हायर बॉटम बनाया है, अपने 10 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो ग्रासिम के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 26-28 के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपके रहेंगे 2594 के, 2594 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 2700 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। के ग्रास से मानस जी की पिक हो गई। सीमेंट स्पेस में हमने देखा सुबह अल्ट्राटेक सीमेंट, डालमिया भारत जैसे स्टॉक्स पे अच्छा परफॉर्म करे, तो ग्रासिम को आप कैरी कर सकते हैं। राजेश सातपुते जी, ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए कौन सा स्टॉक? श्रेया, देखिए इंडियन बैंक, मुझे लगता है जिस तरह से आज पीएसयू बैंकिंग में मोमेंटम था, और इंडियन बैंक इन पर्टिकुलरली जिस तरह से आज ये क्लोज दे रहा है 900 के ऊपर, इसका बीटीएसटी टारगेट होगा 925 का, 925 930 तक का। तो 900 के ऊपर इंडियन बैंक बाय रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 890 का। इंडियन बैंक हो गई। सोमिल जी, ट्यूसडे के लिए कौन सा स्टॉक? मैं भी बैंकिंग साइड पे ही जाना चाहूंगा। फेडरल बैंक वुड बी माय पिक। फेडरल बैंक में एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 10 और 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आ रही है। ग्रेट सेटअप और अच्छा मोमेंटम भी है। मुझे लगता है यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 265 पर, और ऊपर में टारगेट होगा 285। ओके, चलिए 285। जब मार्केट ग्रीन होती है तो मूड अच्छा हो जाता है ना, एकदम से सेंटीमेंट अच्छा हो जाता है। क्या है ना, मैं सच बताऊँ ना श्रेया, मतलब मुझे खुशी तब होती है जब जो हमारी ये वाली कॉल सही होती है कि अब मार्केट और नहीं गिरेगा, यहाँ से ऊपर आएगा। जब वो वाली कॉल सही पड़ी थी ना, तो ठीक है, मतलब दर्शकों का पैसा बचा अलग बात है, लेकिन वो दिल में वो खुशी नहीं थी। मार्केट गिरता देख के किसको खुशी होती है? अभी मुझे ना बहुत लोगों ने उसमें नेगेटिव कहा कि हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अब क्या है, अगर आप डॉक्टर है किसी की रिपोर्ट देखे और रिपोर्ट देख के उसको कहे कि देखिए आपको तकलीफ है, थोड़ा आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा, कुछ समय के लिए आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी होंगी, वो डॉक्टर नेगेटिव नहीं हो रहा है, वो डॉक्टर वहाँ पे रियलिस्टिक हो रहा है, वो पेशेंट के भले की बात कर रहा है। वो बोलते नहीं आपका सब ठीक है, आप उछल कूद मचाइए जितनी मचानी है। वो पेशेंट उछल कूद मचाए, अगले दिन उसकी और सिचुएशन ख़राब हो जाए, उसका सीधा फिर आपको आईसीयू में डालना पड़े, तो फिर उसका क्या फ़ायदा होता? अब हम नेगेटिव रहे तो उससे लोगों का फ़ायदा ही हुआ ना। तो 24,800 से लेकर, और अब देखिए लॉन्ग टर्म में तो हमको सबको पता है कि इस मार्केट ने इवेंचुअली आपकी और मेरी लाइफ टाइम में, टचवुड अगर सब कुछ ठीक रहा तो 50,000 भी जाना निफ्टी ने, राकेश झुंझुनवाल ने कहा था कि 1.5 लाख भी जाना है, वो तो इवेंचुअली जाना है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी एकदम एब्सोल्यूट नियर टर्म के मूव की, और उसके लिए लेकिन आज का हाई देखिए आप 22,998। ये क्यों है 22,998? क्योंकि 23,000 के आसपास प्रोग्राम सेलिंग होती है, लोग सेल के ऑर्डर्स लगा के बैठे हैं, 22,995 996 998 उस हिसाब से लगा के बैठे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी एक रुकावट आएगी। लेकिन अगर आज कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं आया ग्लोबल मार्केट में, और ब्रेंट जो है अभी 107 पर है, कल अगर मान लीजिए आप 104 103 पर हुए अगर किसी भी कारण से ना, तो कल फिर सीधा ये आपको फिर मौका नहीं देगा, फिर सीधा ये 23,100 पे खुलेगा। जैसे फिर बीच का 23,100 के मूव का मतलब नहीं, फिर सीधा 23,100 पे खुलेगा वो। लेकिन वो
ऑरेंज बाल वाले भाई साहब, उन्होंने अगर कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो यू नेवर नो। लेकिन अभी के लिए 22,970 क्लोज अच्छी हो रही है यहाँ पर, मार्केट की क्लोज काफ़ी शानदार है। एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं। एक बार अदानी ग्रीन लेकर आइए, पिछले 1 घंटे में काफ़ी ज़बरदस्त मूव आया अदानी ग्रीन में, करीब करीब 8% ऊपर। और एक बार IEX लेकर आइए। सुबह मैं विवेक से बात कर रहा था जो हमारे यहाँ पर पावर ट्रैक करते हैं, और उससे बात हो रही थी मेरी, मुझे लग रहा था सुबह कि IEX के अपडेट्स काफ़ी अच्छे थे, सुबह नहीं चला स्टॉक सरप्राइजिंगली, लेकिन अब यहाँ पर अच्छे मूव हैं, करीब करीब 5.5%। राजेश सातपुते जी, एक बार IEX देखिए। आई थिंक F&O स्पेस में सबसे वीक स्टॉक्स में से एक रहा है ये पिछले कुछ महीनों में, लेकिन इन लेवल्स पर क्या कुछ शॉर्ट कवरिंग के साइन बन रहे हैं? बिल्कुल। और अनुज जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, जिस तरह से ये डाइवर्जेंस देख के आज जिस तरह से घूमा है, इसका जो थ्रेशोल्ड था वो 50 डे में था 125 पे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, या अगर किसी के पास पोजीशन रहेगी तो उनका स्टॉप लॉस होगा 122 का। पोजीशन को कंटिन्यू करे। इसका जो रेजिस्टेंस बन रहा है अनुज जी, वो रहेगा करीबन 135 का इनिशियली। अगर वो सरपास होता है तो 142 तक जगह रहेगी। सो 135, 142, ये 2 टारगेट्स मुझे लगता है आज के मूव के बाद अनफोल्ड हो चुके हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार जरा आज की ब्रेथ देख लेते हैं। आज वीरू छुट्टी पर है तो ये काम मेरे जिम्मे है। एक बार लेकर आइए आप जरा F&O की ब्रेथ। बुलिश है आज तो, और जैसे वीरू ने जाते वक्त कहा था ना कि इसका फोटो ले लीजिए, उससे एक दिन पहले आज इसका भी फोटो ले लीजिए। बहुत दिनों बाद इतनी स्ट्रांग आपको ब्रेथ दिखी है। 156 में लॉन्ग है, 38 में शॉर्ट कवरिंग है, मतलब आप मानिए 194 स्टॉक हो गए लॉन्ग साइड पर, और उसके सामने सिर्फ 24 स्टॉक हैं शॉर्ट साइड पर, है ना। तो ऑलमोस्ट 10:1 की एडवांस डिक्लाइन हो गई F&O स्पेस में। इससे अच्छा क्या लोगे आप। चलिए आते हैं लॉन्ग स्टॉक्स पर। लॉन्ग स्टॉक्स में ट्रेंट, अदानी ग्रीन, कल्याण ज्वेलर्स, IEX और विशाल मेगा मार्ट। अगली प्लेट पे ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो प्लेट है ना, नॉर्मली सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इन स्टॉक्स में होती है जहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही होती है नियर टर्म में। तो केन्स टेक, L&T फाइनेंस, भारत डायनामिक्स, टॉरेंट पावर और एम्बर एंटरप्राइजेस, यहाँ पर आज हुई है शॉर्ट कवरिंग। अब आते हैं शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स में। रिलायंस सुबह से वीक है, थोड़ा सा डे लो से रिकवर हुआ है, लेकिन फिर भी 3.25% नीचे था। ONGC, मैरिको, हिटाची एनर्जी और मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर शॉर्ट्स बने। और लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक है ही नहीं, एक्चुअली 2 ही थे, तो वो आई थिंक हमारे इसमें फिट नहीं हो सकता है कि वो भी अब थोड़ा सा रिकवर हो गए हो। लेकिन जो भी है 22,960 पर निफ्टी। और एक बार बैंक निफ्टी लेकर आइए जरा। बैंक निफ्टी 2% ऊपर। और एक चीज़ ना, मैं पिछले कुछ दिनों से सुन रहा था कि मार्केट में ना अब एक ट्रेंड रिवर्सल होगा कि बैंकों से पैसा IT में जाएगा। मैं उसको नहीं मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर इस मार्केट में निफ्टी में रिकवरी आएगी तो बैंक निफ्टी के पार्टिसिपेशन के बिना नहीं आएगी। बिना बैंक निफ्टी के पार्टिसिपेशन के निफ्टी नहीं चल सकता। और अभी भी IT भी रखिएगा। अभी भी मेरा मानना ये है कि निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रांग है रिलेटिवली वर्सेस निफ्टी IT। इनफैक्ट आज देखें आप निफ्टी IT तो एक्चुअली डे हाई से काफ़ी नीचे बंद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उल्टा हो रहा हो कि जो रिसेंटली 2-3 दिनों की आउट परफॉर्मेंस है वो शायद रिवर्स हो रही हो, इसके भी साइन रहेंगे यहाँ पर इस समय पर। खैर कुछ मिनट बाकी हैं, एक तो स्टॉक्स और ले लेते हैं। आज रिलायंस में काफ़ी वीकनेस आई है, और ये इनफैक्ट सोचिए एक बार निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन रखिएगा ज़रा। और निफ्टी 257 पॉइंट ऊपर है, जबकि 60 पॉइंट के करीब 80 पॉइंट हो गए थे। 80 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रिलायंस से आया डाउन साइड पर। सोचिए अगर रिलायंस वाला फैक्टर ना होता तो आज मार्केट ने ट्रिपल सेंचुरी मार दी होती निफ्टी ने। लेकिन रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है इस समय। राजेश पालवे जी, एक बार चार्ट देखिए रिलायंस का, क्या व्यू लेंगे स्टॉक पर। तो अनुज जी देखिए, आज स्टॉक में वीकनेस तो देखने को मिली, और अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिला है। आज जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है, हमें लगता है कि अभी अगर 1340 1350 की रेंज को वापस से रिगेन नहीं करता है अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, तो ये गिरावट में स्टॉक में 1260 तक की भी डाउनसाइड ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। तो 1340 देखना होगा, ये अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर रिगेन करता है तो यहाँ पे रिकवरी ट्रेड बनेगा। अदरवाइज 1260 1270 की तरफ स्टॉक फिसल सकता है। ओके, तो फिलहाल ये व्यू रिलायंस पर थोड़ा कॉशियस रहेंगे। अभी डिस्क्लेमर प्लेट आपके स्क्रीन पर। रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। रिलायंस ने आज थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, हालांकि उसके बावजूद देखिए मार्केट डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। कुछ और काउंटर्स जिसने अच्छी रिकवरी दिखाई, और FMCG पैक देख रही थी मैं, उससे रखिएगा एक बार HUL स्क्रीन पर। ये डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी, निचले स्तरों से यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी। HUL डेज हाई। नेस्ले इंडिया रखिएगा, ये भी 2.5% अप आज के सेशन में, और ये भी अब
डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली मैरिको के Q4 अपडेट आए थे और अपडेट ठीक ठाक थे, ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश थे, 950 से ऊपर के टारगेट प्राइस मैरिको पर, लेकिन वो स्ट्रेंथ चार्ट्स पर नहीं दिखी, डेज लो पर बंद होने की तैयारी। और जो बातें कही गई थी मैरिको में कि इंडिया बिजनेस स्ट्रांग है, स्टेबल है, कोर ब्रांड इनका पैराशूट, सभी में अच्छी खासी तेज़ी, रेवेन्यू भी ठीक ठाक नज़र आ रही है और डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद स्क्रीन पर वो चीज़ें नहीं देखने को मिली। तो एक बार गाबर सर आप देखिए मैरिको का काउंटर, और क्या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए या फिर शॉर्ट साइड में प्ले कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी यहाँ पर? अवॉइड बेहतर रहेगा, शॉर्ट साइड नहीं करना चाहिए प्ले, बिकॉज HUL अच्छे लगता है। तो आई थिंक मेरे को साइडवेज जोन पर है, देयर इज नो क्लियर कट सेल, तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना है, सेल करना है। तो लॉन्ग कर सकते हैं क्या, ये सोच रहा हूँ मैं। अगर डिप्स मिलते हैं तो खरीद सकते हैं, अगर 730 का स्टॉप मिले, अगर कल दैट इज टुमारो 720 के 30 के स्टॉप लगाकर कल डिप मिलता है तो खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट अराउंड 780। तो डिप्स वायबल है लेकिन शॉर्ट नहीं है मेरे को। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, शॉर्ट नहीं है, इतना भी कमजोर नहीं हुआ है फिलहाल। लेकिन Q4 अपडेट, स्ट्रॉन्ग अपडेट के बाद भी काउंटर गिरा है। डाबर रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, क्योंकि FMCG काउंटर्स की ही चर्चा कर रहे हैं हम। डाबर के जो Q4 अपडेट थे वो तो कमजोरी थे और काफ़ी कॉशियस व्यू था मॉर्गन स्टैनली का। यहाँ पर तो 412 के टारगेट प्राइस थे, तो यहीं पे आसपास घूम रहा है, लेकिन निचले स्तर से इसने भी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। लेकिन कुछ और काउंटर्स जो इस बाजार में जब अच्छी खासी तेज़ी के साथ हम क्लोज हो रहे हैं फिर भी नहीं चले हैं, एक बार लेकर आइएगा स्क्रीन पर डिक्सन में अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी कमज़ोरी आपको नज़र आएगी, लेकिन निचले स्तरों से यहाँ पर भी रिकवरी। और एक बार क्योंकि सारे काउंटर रखेगा, एम्बर भी रखेगा, काफ़ी स्टार्टिंग में टूट रहा था ये, एम्बर में रिकवरी है कि नहीं, यहाँ पर भी रिकवरी, और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट भी एक बार रख दीजिए स्क्रीन पर। तो ये सारे काउंटर्स जो शुरुआत में काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे थे, EMS स्पेस में भी ठीक ठाक रिकवरी, लेकिन स्विगी में रिकवरी नहीं। स्विगी रखिएगा स्क्रीन पर, 1% क्लोज नीचे क्लोज होने की तैयारी, और पॉसिबली लास्ट चार्ट चेक आज के सेशन का राजेश सातपुते जी, स्विगी का चार्ट आप देख लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए स्विगी चलने को तैयार नहीं है, यहाँ पर तो काफ़ी पेशेंस टेस्ट हो रहा है, क्या स्ट्रैटेजी? श्रेया देखिए, अगर आप इसको आज डेली चार्ट देखें तो लगता है ये 260 के आसपास प्रोबेबली यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आनी चाहिए। परसों हमने एक शॉर्ट कवरिंग देखी थी, आज का दिन एक पॉज है। अगर आप कैंडलस्टिक देखें तो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग दिखता है, तो यहाँ पे एक वेट ले सकते हैं। 272 चल रहा है, स्टॉप लॉस 260 के नीचे मेंटेन करे, और अगर हम सही ठहरे तो करंट लेवल से एक रिलीफ रैली प्ले होगा, जिसका टारगेट होगा करीबन 300 का, 300 से लेके 305 का। तो स्विगी मेरे हिसाब से 260 के ऊपर एक शॉर्ट टर्म स्विंग दे सकता है ऊपर की तरफ। ओके, स्विगी को ऐसे अप्रोच करना चाहिए, इंपॉर्टेंट लेवल हमने समझ लिया। ओके, 1.5 मिनट रह गए क्लोजिंग को, और अच्छी खासी क्लोजिंग आज मंडे के सेशन की 22,968 पे क्लोज होने की तैयारी कर। सर ओवर टू यू, बिग बॉल पे समझते हैं कि क्लोजिंग कैसे रही आज के सेशन की? बिल्कुल, क्लोजिंग अच्छी रही आज की, इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं है कि थोड़ी सी आज की क्लोजिंग हमारी अच्छी रही मार्केट के लिए। और निफ्टी करीब 1% ऊपर, देखिए 23,000 तक नहीं जा पाया, 998 तक गए वैसे, लेकिन 250 पॉइंट ऊपर 1% के करीब मूव आया। निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा रही, 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा रही, 2% ऊपर था। निफ्टी IT ये भी ऊपर था, लेकिन उतना नहीं, 2-3%। मिड कैप 1.5% ऊपर था, स्मॉल कैप 1.25% से ज़्यादा ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन 4:1 का था आज, ये भी काफ़ी शानदार था। तो हर गिरने वाले स्टॉक के सामने 4 बढ़ने वाले शेयर, अच्छी एडवांस डिक्लाइन आपको देखने को मिली। अब आते हैं हम आज के सेक्टरल गेनर्स पर, देखते हैं यहाँ पर किस किस तरीके के स्टॉक्स देखते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वॉल से हट जाइए, मैं इंडिविजुअल आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज गेन हुए तो गेनर्स के साथ ही शुरुआत करेंगे तो बेटर रहेगा। सबसे अच्छा मूव आया आज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में, करीब 2.5% के करीब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ऊपर था। उसके अलावा कैपिटल मार्केट इंडेक्स ये भी करीब 2.5% ऊपर, और इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आए। कुल मिलाकर अच्छा था मार्केट का मूव आज का। और निफ्टी में अगर आप देखें श्रेया, तो अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, काफ़ी स्टॉक्स थे जिनमें स्ट्रेंथ थी। ट्रेंड 8% ऊपर था ऑब्वियसली, एक्सेस, टाइटन, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स थे, लार्सन एंड ट्यूब्रो, HDFC बैंक, जियो फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन। अच्छा क्लोज मार्केट के लिए, अच्छा क्लोज आज के मार्केट की, और सेशन शानदार रहा, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ आज मंडे का सेशन हमने क्लोज किया।
तो हफ्ते की अच्छी हुई है शुरुआत और आने वाले सत्र भी रहेंगे खास, बस यही कामना है। तो फिलहाल तो इस शो को वाइंड अप करने का वक्त हो चुका है, लेकिन ट्यूसडे के सभी समीकरण के साथ फिर से हाजिर होंगे कल सुबह। तब तक आप देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।